एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग गुफा में बैठकर अपना बीस्ट फील को कंडेंस कर रहा होता है और बाहर में वो सभी मर्सिनरी द्वारा से वहां पर पहुंच गए होते हैं और आकर कहते हैं कि ध्यान देना वो दोनों धोखेबाज यहीं पर होंगे। तभी उन्हें उन दोनों की लाश दिखाई देती है। वो देखकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो किसी बिस्ट का काम होगा, इसलिए वो लोग हल्ला करके उस बिस्ट को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं पर वो सभी आवाज़ें सुनकर किंग थोड़ी सी चौंक जाती है और समझ जाते हैं कि वो मर्सिनरी यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो फैंग को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने पर उसका कल्टिवेशन बेकार हो जाएगा। वो पहले वहाँ से भागने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर अपना मन चेंज कर लेती है और उनसे फाइट करने के लिए तैयार होते हुए कहती है कि अगर हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर जाएंगे तो इस एहसान का बदला तुम अपने पूरी ज़िंदगी से चुकाओगे। ये देखकर उसके मास्टर अपने मन में कहते हैं कि वो एक अच्छी लड़की है, मेरा डिसाइपल तो सच में काफ़ी ज़्यादा लकी निकला। वहीं पर जाकर देखने पर पता चलता है कि वो लोग 8 लोग होते हैं, इसलिए वो अपना मार्शल क्रिस्टल का यूज करके उन्हें एक एक करके ख़त्म करने के बारे में सोचती है। ये सोचकर वो एक बंदे को ख़त्म कर देती है। वो आवाज़ सुनकर एक बंदा दूसरे से कहता है क्या तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दिया क्या? वो बंदा मना करते हुए कहता है कि जरूर तुम्हारा कान बज रहा होगा। वहीं पर उसे मारने पर किंग को ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ी होती है, इसलिए अब वो दूसरे बंदे पर हमला करने जाती है, लेकिन इस बार वो पकड़ी जाती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई होती है और वो बंदा जल्दी से उसके पास आकर उसका गला पकड़ लेता है और पकड़कर कहता है कि तुम्हारे मास्टर क्रिस्टल का एनर्जी का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन को मैं नोटिस कर लिया था और तभी मुझे पता चल गया था कि ये तुम्हारे ही काम होगा। ये बोलकर वो उसका कपड़ा फाड़कर उसे चाटने लगता है। ये देखकर वो अपने मन में कहती है कि अगर तुम जल्दी नहीं आओगे तो मैं सच में मारी जाऊंगी, लेकिन तभी वहाँ पर फैंग आकर उसका हाथ को काटकर उसे बचा लेता है। ये देखकर उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो सबसे कहता है कि जो भी उसे मारेगा ट्रेजर उसी का हो जाएगा। ये सुनकर सभी लोग उसी पर हमला करने जाने लगते हैं। तभी फैंग उसे नीचे रखकर उन सभी लोगों पर हमला करने चला जाता है और उसका पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होता है और वो देखते ही देखते काफ़ी सारे लोगों को टेक डाउन कर देता है। ये देखकर बाकी के बच्चे वे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक ही साथ उस पर हमला करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी लिन इतना जोर से हमला करता है कि सभी लोगों का खेल ही खत्म हो जाता है और आखिरी बंदे को भी मार देता है और मारने के बाद वो खुद ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग की आंखें खुलती है। उसे देखकर वो कहते कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर जागे हो, मैं कुछ मछली को पकाई हूँ, लो इसे खा लो। फैंग कहना स्टार्ट कर देते कि मेरा सर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है और हम लोग कहाँ पर है, मैं बेहोश कैसे हो गया था और मेरा कपड़ा का क्या हो गया? वो बताती है कि तुम्हारा ड्रेस खून से सन गया था, इसलिए मैंने उसे धो दिया है। ये बोलकर वो उसे एक मछली खाने के लिए दे देती है। वो देकर वो उससे कहती है कि तुम एक सुपर लेवल बरसर्कर दान पिल का यूज करके शॉर्ट टाइम के लिए अपना पावर को मार्शल मास्टर लेवल में पहुंचा लिए थे, इसलिए जब तुम्हारा बॉडी उतना ज़्यादा पावर को सही नहीं पाया तो तुम बेहोश हो गए थे। इतना बोलने के बाद वो उसके करीब जाते हुए कहती है कि मुझे बताओ। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और सोचने लगा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा करीब है, क्या ये मुझसे अपना लव तो कन्फेस नहीं करने वाली है ना? ये सोचकर वो शर्माते हुए पूछता है क्या बताऊँ? वो उससे कहती है कि तुम एक फार्मासिस्ट हो ना? ये सुनकर वो थोड़ा सा निराश होकर सोचता है कि मैं भी क्या सोचने लगा था। ये सोचकर वो हाँ में जवाब दे देता है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगी होती है तो इसका मतलब मेरा केस बिल्कुल सही था, बिना डिवाइन मेडिकल बुक के तुम्हारा बॉडी अभी तक ब्लास्ट हो गया होता। इतना बोलकर वो उससे कहती है कि जबकि हम दोनों ने एक दूसरे का लाइफ बचाया है तो बताओ कि तुम कौन हो? मुझे पता है कि तुम माउंटेन में नहीं रहते हो, रास्ते में मैं तुम्हें काफ़ी सारे मेडिकल हर्ब को कलेक्ट करते हुए देखी थी, लेकिन मुझे अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि जरूर तुम उसे अपने रिंग में रखे होगे। फैंग अपना नाम और सिटी बताकर कहता है कि फार्मासिस्ट का आइडेंटिटी के बारे में मैं तुम्हें अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो उससे उसके बारे में पूछने लगता है। वो कहती है कि मेरा नाम यान किंग है और मैं अपना आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, और हाँ मैं एक रिच और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये सुनकर फैंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है और वो सोचते कि तुम्हारा यही चेहरा को देखकर मुझे पीटने का मन कर रहा है। ये सोचकर वो उससे कहता है तो क्या अब तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम क्या ढूंढ रही हो? वो उससे कहती है कि मैं 1000 साल का रेड लोटस किंग को ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचते हैं कि वो तो फर्स्ट क्लास का हर्ब है और सबसे हाईएस्ट ग्रेड का है, और अजीब तरह से एक्ट करते हुए कहने लगा होता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, तो मुझे उन हर्बे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्या तुम मुझे 2 से 3 उसका सीट को दे सकती हो? उसका वैसा एक्सप्रेशन देखकर वो उसे दूर करने लगती है और दूर करते हुए कहते क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ सीट को लेकर मेडिकल का किंग बन जाओगे? इतना बोलकर वो उससे कहते कि मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे एक रिक्वेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। वो खुशी खुशी कहता है पहले बताओ कि करना क्या है? वो कहती है कि तुम्हें मेरे फैमिली का फार्मासिस्ट कंसल्टेंट बनना पड़ेगा। इतना बोलकर वो आगे कहते हैं ज़्यादा चिंता मत करो, इसमें कोई खतरा नहीं है, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए रहेगा और तुम काफ़ी सारे रेयर हर्ब को भी यूज कर पाओगे। ये सुनकर वो सोचने लगता है
ये देखकर वो उससे कहते कि तुम मना भी कर सकते हो, लेकिन मैं उन सीट को दूसरे फार्मासिस्ट को ट्रेड कर लूँगी। ये सुनकर वो जल्दी से उसके लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। ये देखकर वो सोचता है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं मूर्ख बन गया हूँ। तभी वो कहती है कि वो लोटस कल राइप हो जाएगा, इसलिए हम लोग कल उसे लेने जाएंगे। ये बोलकर वो उसे गुड नाइट बोलकर सोने चली जाती है। वहीं पर फैंग उससे दूर जाकर अपने मास्टर को बुलाता है और बुलाकर कहता है कि आपके पास बर्सर फॉर्मूला जैसा कोई सेम स्किल है जो कि शॉर्ट टाइम के लिए मेरा ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। ये सुनकर वो कहते क्यों, तुम्हें पावरफुल होना अच्छा लगता है क्या? फैंग कहता है कि मैं मना तो करूंगा नहीं, हालांकि मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें याद है। इतना बोलकर वो अपने एक्सप्रेशन को क्रूएल बनाकर आगे कहता है कि उस तरह का अनबीटेबल वाला फीलिंग काफ़ी ज़्यादा औसम था। ये देखकर वो कुछ सोचकर उसे एक थंडर रोलिंग नाम की स्किल दे देती है। वो उसे देखकर उसे पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि उसमें 5 स्टेट होता है। वो उसके बारे में सभी कुछ पढ़ लेता है और पढ़कर कहता है कि अगर मैं अपने आप से कंट्रोल को नहीं खोऊंगा तो शायद अब तो मैं यून को भी हरा पाऊंगा। ये बोलकर वो उसे थैंक्स कहता है, लेकिन तब तक वो जा चुकी होती है। ये देखकर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं उसे थैंक्स कल बोल दूंगा। इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग उस लोटस के पास जा रहे होते हैं और फैंग उससे पूछते हैं कि हम लोग डेस्टिनेशन से कितना दूर है। तभी वहाँ का धरती हिलने लगती है। ये देखकर फैंग पूछता है क्या वो भूकंप है? वो कहते हैं कि शायद वो लोटस किंग राइप हो गया होगा, हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है, हमें सबसे पहले उसे लेना होगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगती है। उसके पीछे जाते जाते फैंग उससे पूछ रहा होता है कि सबसे पहले लेने का मतलब क्या है, क्या हमारे अलावा कोई और भी उसे लेने वाला है क्या? अगर ऐसा बात है तो हम लोग कंपटीटर से डील करने के लिए कोई प्लान क्यों नहीं बना रहे हैं? वो कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि 10 मार्शल मास्टर को भी कंपटीटर के खिलाफ जीतने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होंगी, क्योंकि हमारे कंपटीटर 2 मार्शल डाइटी डीमन बीस्ट है। वहीं पर वो दोनों डीमन बीस्ट आपस में फाइट कर रहे होते हैं और वो लोग देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पा रहे होते हैं और इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया होता है। फैंग कहते हैं कि वोल्केनो जोन पूरी तरह से सल्फर के स्मेल से भरा हुआ है, इसलिए लोटस किंग का स्मेल यहाँ तक नहीं आ पा रहा है। तभी उसे कुछ समझ में आता है और वो उससे पूछते कि क्या वो लोटस किंग वोल्केनो के अंडर में ग्रो हो रहा है? वो कहते हैं शायद हाँ, और उसी के स्मेल लोटस के स्मेल को रोक के रखा है। तभी वो कहते हैं कि अगर हम लोग सीधे जाएंगे तो डीमन बीस्ट के फाइट में फंस जाएंगे, लेकिन जंगल में काफ़ी सारा लो लेवल का डीमन बीस्ट होगा। ये बोलकर वो लोग जंगल में से ही जाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर उन पर काफ़ी सारे डीमन बीस्ट हमला कर रहे होते हैं। लेकिन वो उन सभी बीस्ट को खत्म करते करते वोल्केनो तक पहुँच जाते हैं और उन्हें वो लोटस दिख गया होता है जो कि अंदर में होता है और वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये देखकर वो कहते हैं कि वहाँ पर पहुँचने से पहले ही हम लोग जलकर मर जाएंगे। वो कहते हैं कि मैं उसे लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो अपना शर्ट खोलकर अपना रिंग में मौजूद सभी मेडिकल हर्ब का यूज करके अपना बॉडी को हीलिंग पावर से सील्ड कर लेता है और उसके बाद थंडर रोलिंग वाले स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसका पावर कम टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होता है और वो उसे लाने चला जाता है। वो देखकर वो थोड़ी सी चौंक गई होती है। वहीं पर फैंग काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वोल्केनो वाला आग से जलने से ज़्यादा दर्द उसे नहीं हो रहा होता है, बल्कि ठंडर वाला स्किल उसके बॉडी को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा रहा होता है। वहीं पर उसका स्पीड देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई होती है और सोच रही होती है कि मैंने कभी किसी को भी प्रीलिमिनरी लेवल मार्शल वॉरियर को इतना तेज नहीं देखी हूँ। वहीं पर वो उस लोटस के पास पहुंच गया होता है। ये देखकर उसके मास्टर कहते हैं कि अपने मेडिकल पावर को अपने हाथ में फोकस करके लोटस को उस पावर से कवर कर दो और तोड़कर उसे तुरंत अपने स्टोरेज रिंग में डाल देना, नहीं तो वो मर जाएगी। वो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसे तोड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक ज्वालामुखी एक्टिवेट होने लगा होता है। ये देखकर फैंग को समझ में नहीं आता है कि अब ये क्या होने वाला है। उसके मास्टर बताते हैं कि लोटस को तोड़ लेने के कारण यहाँ के स्पिरिचुअल पावर का बैलेंस बिगड़ गया है, इसलिए जल्दी से यहाँ से भागो क्योंकि ज्वालामुखी फटने वाला है। इसलिए वो जल्दी से उसे रखकर वहाँ से भागने लगता है और ज्वालामुखी भी फट जाती है। उसे देखकर जान उसे जल्दी से वहाँ से भागने के लिए बोलते हुए कहती है कि वो दोनों डीमन बीस्ट चेंज को फील कर लिए होंगे और वो लोग यहाँ पर आ रहे होंगे। वहीं पर फैंग खुद को बचाने के लिए अपने स्किल का यूज करने जाता है, लेकिन उसका पूरा का पूरा पावर पहले ही यूज हो गया होता है, इसलिए अब वो अपना दूसरा स्किल का यूज कर ही नहीं पाता है। ये देखकर उसे उसकी मौत सामने नजर आने लगी होती है, लेकिन तभी जान उसे खींचते हुए कहता है कि जब तक मैं उस लोटस को ना ले लूंगी तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ये बोलकर वो उसे बाहर खींचकर ला देती है और कहते कि मेरे बिना तुम कुछ भी पूरा नहीं कर सकते हो। फैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हमें हमेशा साथ। उसका ये बात पूरा करने से पहले ही वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और वहाँ पर फ्लेमिंग टाइगर डीमन डाइटी पहुंच जाता है। उसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि दूसरे वाले बिस्ट को हराकर यहाँ पर आ गया है और वो लोग उससे तेजी से भाग नहीं पाएंगे। ये देखकर फैंग का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो कहता है कि मुझे इस हालत में भी फाइट करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना थंडर रोलिंग का पहला स्टेज को एक्टिवेट
डीएक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर जान उससे काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगी होती है कि ऐसा मत करो, उससे तुम मारे भी जा सकते हो। और उसके मास्टर भी कहते हैं कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल मेडिसिन तुम्हें हील करने के लिए नहीं है, अगर तुम ये करते रहोगे तो तुम्हारा बॉडी ट्रोमाटाइज हो जाएगा और वो पूरी जिंदगी तक रहेगा। फैंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, मैं यहाँ पर बैठकर मरने का इंतजार करने से अच्छा मैं आखिरी सांस तक फाइट करना ज़्यादा पसंद करूंगा। तभी ज्वालामुखी ब्लास्ट हो जाता है जिससे काफ़ी सारे बिस्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए होते हैं। वहीं पर फैंग बिल्कुल बिस्ट जैसा बन गया होता है और कहता है कि इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं अपना जान जोखिम में डाल रहा हूँ फाइनल अटैक करने के लिए और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बेकार हो जाए। ये बोलकर वो यान को उठा लेता है और कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो नहीं बचेगा। ये बोलकर वो अपना लास्ट अटैक कर देता है जिससे सबका खेल खत्म हो जाता है। और तभी फ्लेमिंग टाइगर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उस पर भी हमला करके वहां से निकल जाता है और वोल्केनो के नीचे जंगल में चला जाता है और जाते जाते गिर जाता है। ये देखकर जान उससे कहती है कि अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए हैं, इसलिए अभी से डीएक्टिवेट कर दो। वो उसे डीएक्टिवेट कर देता है और दिखाते हैं कि उसका बॉडी का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया होता है और यहीं पर इस एपिसोड होश हो जाता है। इसके कुछ दिन के बाद उसे होश आता है, जहाँ पर जान उसे पट्टी वट्टी लगाकर मम्मी बना दी होती है और जब वो होश में आता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा होता है। उसे होश में देखकर जान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछने लगी होती है क्या तुम्हें पानी वानी तो नहीं चाहिए ना। ये बोलकर वो उसे टाइटली हक करके कहने लगी होती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। तभी फैंग कहता है कि तुम्हारा ब्रेस्ट मेरा चोट को और ज़्यादा चोट पहुँचा रहा है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा कर जल्दी से उससे दूर हो जाती है और उसे पीट देती है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग मीट खा रहे होते हैं और फैंग उससे खाकर काफ़ी जल्दी रिकवर कर रहा होता है। ये देखकर जान उससे पूछती है कि डीमन बिस्ट को खाने से तुम रिकवर क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या सभी फार्मासिस्ट के साथ होता है क्या। फैंग खाते हुए कहता है कि मुझे भी नहीं पता, डीमन बिस्ट का ब्लड और फ्लेश का मेरे ऊपर अलग ही इन्फ्लुएंस होता है। ये मेरे पावर को बढ़ा सकता है और मेडिकल पावर में बदल कर मुझे हील भी कर सकता है। मुझे नहीं पता कि दूसरे के साथ ऐसा होता है या फिर ऐसा नहीं होता है। जान कहती है ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता है, मैंने कभी भी दूसरे लोगों को तुम्हारे जैसा नहीं देखा है। ये बोलकर वो उससे फायर लोटस को मांगने लगती है। फैंग उसे वो लोटस निकाल कर दे देता है। उससे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ कहने लगी होती है कि मैं बोली थी कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे डैड हमेशा मुझे कम समझते रहते थे, लेकिन अब मैं उन्हें प्रूव कर सकती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा बेटर हूँ। तभी फैंग हंसते हुए कहता है क्या तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना। ये सुनकर वो उसे उसका 3 सीट दे देती है। उससे लेकर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जान उससे आगे कहती है कि अब तुम कहाँ जाने वाले हो, मैं अपना काम खत्म कर ली हूँ और कुछ दिन के बाद कोई मुझे लेने आएगा, उससे पहले मैं कुछ और जगह घूमना चाहती हूँ। फैंग कहता है कि मैं भी कई महीने से अपने घर से बाहर हूँ और मेरा घर जाने का भी वक्त आ गया है। ये बोलकर वो उससे पूछता है क्या तुम मेरा सिटी घूमना चाहती हो। ये सुनकर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अब मैं इस जंगल में 1 सेकंड भी नहीं बिताना चाहती हूँ। ये बोलकर वो सोचती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर इसका फैमिली कैसा है। इसके कुछ दिन के बाद वो अपने सिटी में पहुंच जाता है और उसे दिखाते हुए कहते हैं कि देखो मैं इसी शहर में रहता हूँ। वो देखकर जान उससे कहती है कि आते हुए तुम बोले थे कि कुछ लोग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या। फैंग कहता है कि पास्ट में मुझे डर लगता लेकिन अब नहीं। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे असैसिन आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि हमें लगा नहीं था कि तुम जिंदा वापस आ जाओगे और सिर्फ आ ही नहीं हो बल्कि एक ब्यूटी को भी लेकर आ गए हो। ये बोलकर वो उससे आगे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे हेड का कीमत कितना बढ़ गया है, ज़्यादा चिंता मत करो, तुम्हें मारने के बाद हम उस ब्यूटी का ख्याल रख लेंगे। ये बोलकर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर फैंग उससे कहता है कि मैं उन्हें अकेले ही संभाल सकता हूँ। जान कहती है कि अगर तुम हार भी जाओगे फिर भी मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करूंगी। तभी वो लोग उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन फैंग काफ़ी तेज स्पीड में जाकर एक बंदे को खत्म कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरानी से कहते हैं कि वो तो मार्शल मास्टर बन गया है। उसका ये बात पूरा करने से पहले फैंग उसके पास पहुंचकर उसका भी खेल खत्म कर देता है। ये देखकर सभी लोग अपना अपना जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फैंग उनमें से एक को पकड़कर पूछते कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है। वो डर के मारे बोल देते कि मिस्टर हु हमें हायर किया है तुम्हें मारने के लिए। ये सुनकर फैंग उसका भी काम तमाम कर देता है। तभी जान उसका तारीफ करने लगती है। फैंग उससे कहता है कि आगे इससे भी ज्यादा खतरा हो सकता है, क्या तुम फिर भी मेरे घर जाना चाहती हो। जान कहती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, और वैसे भी मैं तुमसे कहीं ज्यादा बेटर हूँ, तुम मेरे पीछे रह सकते हो। मैं अपना फॉरेन क्रिस्टल का यूज करके उन्हें आराम से हरा दूंगी और मैं एक मार्शल मास्टर से भी फाइट कर चुकी हूँ। फैंग इरिटेट होकर कहता है हाँ पता है कि तुम्हारे पास काफी सारा पैसा है। इसके बाद फैंग मैंसन को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग पहुंच जाते हैं। उससे देखकर जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाया करते थे अब उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगे होते हैं। वहीं पर उसके पेरेंट्स आते हैं और वो उनके साथ एक रियूनियन करता है। इसके बाद ऑक्शन सेंटर के बैकयार्ड को दिखाते हैं जहाँ पर ओ यांग पेंग फैंग का काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और मिंग से बोल रहा होता है कि मैंने कहा था ना कि वो लड़की
लड़का किसी रहस्यमय आदमी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब वो 12 साल की उम्र में ही मार्शल मास्टर बन गया है। मिंग कहता है कि अच्छा हुआ कि वो नहीं मरा, नहीं तो तुम काफी ज्यादा पैसा हार जाते। पिंग कहता है कि मैं कभी भी बेट नहीं हारता हूँ, क्या तुम अपने भाई को नहीं जानते हो क्या? अब मैं अपने स्टोरेज चेक करने जा रहा हूँ कि उसमें कितना मेडिसिनल मटेरियल बचा हुआ है, शायद वो मास्टर बाद में उसे लेने आ जाएगा। दूसरे सीन में वान फैमिली को दिखाते हैं जो कि फेंग हाउ के बारे में सुनकर काफी ज्यादा भड़क गया होता है और सोच रहा होता है कि फेंग फैमिली के पास पहले ही रहस्यमय हेल्पर था और अब फेंग हाउ भी इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। अगले सीन में यांग और हु फैमिली वाले को दिखाते हैं जहाँ पर ये जानकर उनका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और मिस्टर हु मिस्टर यांग से पूछ रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। फेंग मार्शल मास्टर बन गया है और फेंग फैमिली को एक मिस्टीरियस पर्सन भी सपोर्ट कर रहा है। मिस्टर यांग कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं जगह जगह पर स्पेस लगा कर रखा हुआ हूँ और उन्हें उस रहस्यमय आदमी के बारे में कोई भी ट्रेसेस नहीं मिला है। अगर वो रहस्यमय पर्सन अभी सिटी में होता तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। हम उन मशीनरी को काफ़ी लंबे टाइम से रखे हुए हैं, अब उनका यूज करने का वक्त आ गया है, क्यों ना हम पूरे फेंग क्लैन को ही खत्म कर दे। ये सुनकर मिस्टर हु हंसते हुए कहते हैं कि हम यही करेंगे, मैं फेंग हाउ को टॉर्चर करके अपने बेटा का बदला ले लूंगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि फेंग फैमिली को ये न्यूज पता चल गया होता है कि उन पर वो लोग हमला करने वाले हैं। ये न्यूज सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कुछ लोगों को मेंशन में रहने के लिए बोलकर और बाकी के लोगों को माउंटेन में उनसे फाइट करने के लिए लेकर जाने लगते हैं। फेंग चेन यान को यहीं पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन यान कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, फेंग हाउ के मेरे साइड में होने से मार्शल मास्टर को भी मैं हरा सकती हूँ। फेंग चेन उसके हाथ में उतना पावरफुल क्रिस्टल को देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि आखिर ये लड़की कहाँ से आई है और इसका हाथ वाला क्रिस्टल तो मार्शल क्रिस्टल से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। इसके बाद माउंटेन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांग और हु फैमिली वाले पहुंच गए होते हैं। उन्हें देखकर फेंगले चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों में शर्म खत्म हो गई है क्या? हमारी टेरिटरी में आकर हमसे मिसअप करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई? मिस्टर यांग कहता है कि पिछली बार तुम लोग हमारे घर में आकर हमें पीट कर चले गए थे, तुम्हें क्या लगा था कुछ सिमुलेशन को हम लोग ऐसे जाने देंगे? तभी फेंग चेन कहता है कि तुम लोग और कितना ज्यादा सिमलेस होने वाले हो, तुम लोग टाइम टू टाइम असासिन को भेजकर मेरे बेटे को असासिनेट करने की कोशिश करते रहे थे, हालांकि उसके लिए हमने तुम्हें अकाउंटेबल हेल्ड नहीं किया है, लेकिन तुम फिर से हमें प्रोवोक करने आ गए हो। ये सुनकर मिस्टर यांग चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो। ये बोलकर वो फाइट स्टार्ट करने के लिए बोल देता है, इसलिए सभी लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी मिस्टर यांग फेंगले पर पीछे से हमला करने जाता है, लेकिन उसे फेंग चेन बचा लेता है और कहता है कि मार्शल मास्टर को मार्शल मास्टर से ही फाइट करना चाहिए। ये देखकर मिस्टर हु भी उसका हेल्प करने जाने लगता है, लेकिन यान उस पर हमला कर देती है और उससे कहते हैं कि 2 मार्शल मास्टर उन पर गैंग अप करने जा रहे हैं, कितनी शर्म की बात है और तुम लोग अपने आप को पैशेज बोल रहे हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने जाता है, लेकिन वो उसी पर हमला करके उसे पीछे कर देती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वो मार्शल मास्टर जितना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। तभी उसे फेंग दिख जाता है जो कि अपने पावर से यान को हेल्प कर रहा होता है। ये देखकर उसे पता चल जाता है कि फेंग हाउ एक फार्मासिस्ट है। ये जानकर वो यांग कुई और अपने बेटे को फेंग हाउ को किसी भी कीमत पर मारने के लिए कहता है। ये सुनकर वो दोनों उस पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन फेंग थंडर रोलिंग फिस्ट का यूज करके दोनों को एक ही बार में खत्म कर देता है। ये देखकर दोनों यांग और हु काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अपने बेटे को मरा हुआ देखकर मिस्टर हु का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और काफी गुस्से में वाइंड उल्फ मर्सिनरी को पूरे फेंग क्लैन को खत्म करने के लिए बुला देता है। ये सुनकर वो सभी लोग आ जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि मैं तो अकेले पूरे फेंग क्लैन को खत्म कर सकता हूँ। उन्हें देखकर फेंग चेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सबसे कहता है कि उनके गैंग में 2 मार्शल मास्टर है, जल्दी से रिट्रीट कर लो। तभी मिस्टर हु चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से उन्हें खत्म कर दो, मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर एक ग्रैंड मास्टर कहता है कि फेंग फैमिली वाले हमें ब्लेम मत करना, हम पैसों को ना नहीं बोल सकते हैं। ये बोलकर वो काफी फास्ट स्पीड में फेंग चेन के पास जाकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो उसे मारकर कहता है कि मैं तो अकेले ही इन सबको खत्म करने के लिए काफी हूँ। लेकिन तभी यान अपने विप से उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे देखकर वो एक पल के लिए चौंक जाता है और कहता है कि तुम तो रेयर थंडर सिस्टम की मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारा कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है। तभी यान फेंग हाउ को हेल्प करने के लिए कहती है, वो जल्दी से आकर उसका पावर बढ़ा देता है। ये देखकर वो कहती है कि मुझे कम समझने की सजा तुम्हें मिलेगी। ये बोलकर वो अपना क्रिस्टल का यूज करती है, जिससे उसका हाथ ही कट जाता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है और फेंगसन नाम के बंदे से कहता है कि उस लड़की को मार दो, ऐसा करने पर मैं लीडर का पोजीशन तुम्हें दे दूंगा। लेकिन पेंगसिन उसी को मारते हुए कहता है कि मुझे भीख में कुछ भी नहीं चाहिए और सबसे कहता है कि इसके बिना सभी को ज्यादा पैसा मिलेगा। ये देखकर उसका सभी लोग उसी का नारा लगाने लगते हैं। वहीं पर पेंग मिस्टर हु और मिस्टर यांग से कहता है कि मुझे लगता है कि वो लड़की किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए उसे मारने में फेंग फैमिली को मारने से ज्यादा पैसा लगेगा। मुझे लगता है कि आप लोग अपना सारा पैसा और प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार है ना। उसका वैसा रूप देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर गए होते हैं और उसके लिए राजी हो जाते हैं।
वहीं पर वो कुछ ही सेकंड में यान पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन फेंग उसका अटैक को ले लेता है, जिससे वो काफी दूर फेंका जाता है और उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं पर ये देखकर फेंग उससे कहते हैं कि मेरे फुल फोर्स के अटैक को सहने के बाद भी तुम मरे नहीं हो, काफी ताकतवर लग रहे हो। दूसरी तरफ यान फेंग को देखकर रोते हुए कहती है कि तुम ऐसे नहीं मर सकते हो, तुमने अभी तक अपना प्रॉमिस को पूरा नहीं किए हो। वहीं पर ये देखकर फेंग चेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और बाकी के फेंग फैमिली वाले काफी ज्यादा डर गए होते हैं। तभी मिस्टर वू सबसे पहले फेंग हाओ को मारने के लिए कहता है और उसके बाद पूरे फेंग फैमिली को मारने के लिए कहता है। फेंग उसे मारने जाता है, लेकिन तभी एक बुढ़ा आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और एक ही बार में उस पर हमला करके उसे दूर कर देता है। ये देखकर फेंग काफी ज्यादा हैरानी से सोचता है कि वो भी एक ग्रैंड मार्शल मास्टर है। वहीं पर वो ओल्ड मैन यान को ग्रीट करके लेट होने के लिए सॉरी कहता है। यान काफी गुस्से में उन सभी लोगों को मार देने के लिए कहती है। इसके लिए वो बुढ़ा तैयार होने लगता है। वहीं पर ये देखकर फेंग हंसते हुए कहता लगता है कि मैंने किसी नोबल फैमिली की लेडी को ऑफेंड कर दिया है, अब मेरा फ्यूचर बर्बाद होने वाला है। अब जबकि ये हो गया तो मुझे सबको मारना ही पड़ेगा ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। और इसके लिए वो अपना पूरा पावर का यूज करने लगता है और यहीं पर इस एपिसोड के उस ओल्ड मैन से फाइट करने चला जाता है, लेकिन वो ओल्ड मैन उसके सभी अटैक को डॉज करके उसे सिर्फ एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरानी से कहते हैं कि वो दोनों ग्रैंड मास्टर है, लेकिन कैप्टन उस बुड्ढे के एक स्ट्राइक को भी सह क्यों नहीं पाया। और इससे पहले कि वो लोग भागने की भी कोशिश करते, वो दोनों भी मार दिए जाते हैं और कुछ ही सेकंड में वाइल्ड वुल्फ वाले भी सभी लोग मार दिए जाते हैं। और उन्हें मारने के बाद वो यान के पास जाकर कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, वो मरा नहीं, ये सिर्फ बेहोश हुआ है, आपका मिशन कंप्लीट हो गया है, इसलिए अब आपका घर जाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर वो फेंग को वहीं पर लिटा देती है और फेंग चेन को 2 क्रिस्टल देते हुए कहते हैं कि आपके लिए है। जब फेंग हाओ जाग जाएगा तब उससे कह दीजिएगा कि वो माउंटेन में हुए हमारे डील को भूल ना जाए। ये बोलकर वो जाने लगती है। वहीं पर ये देखकर वो सोच रहा होता है कि ग्रैंड मास्टर सिर्फ उसका बॉडी गार्ड है, वो जरूर किसी बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती होगी। मैं सोच रहा हूँ कि उससे इनकाउंटर मेरे बेटे के लिए अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। इसके बाद बताया जाता है कि फेंग क्लैन इस पर पूरी तरह से हु और यांग क्लैन को खत्म कर दिया और उनका सभी एसेट को ले लिया। और यही हालत वाइल्ड वुल्फ मर्सिनरी के साथ भी हुआ था। इस कैटास्ट्रोफ के बाद फेंग क्लैन बहुत ही बड़ा और ताकतवर फोर्स बन गया। इसके बाद फेंग हाओ को दिखाते हैं जो कि होश में आ गया होता है। उसे होश में आता देखकर उसके फादर उसे आराम करने के लिए कहते हैं क्योंकि उसका कुछ हड्डी टूट गया होता है। फेंग हाओ उनसे कुछ हर्ब मंगवाता है, वो लोग लाकर उसे दे देते हैं और फेंग उन्हें खाकर खुद को रिकवर करने लगता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरानी से कहते हैं क्या तुम एक फार्मासिस्ट हो। इसके बाद बताया जाता है कि फेंग हाओ का फार्मासिस्ट होने के स्टेटस सिटी में फेंग क्लैन को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर दिया है। वहीं पर फेंग हाओ को दिखाते हैं जो कि खुले आसमान के नीचे सोकर आराम कर रहा होता है, लेकिन तभी कहना स्टार्ट करता है कि मुझे काफी सारा पैसा चाहिए ताकि मैं कुछ हर्ब को खरीद सकूं। तभी उसके मास्टर आकर कहते हैं कि तुम्हारे अभी की स्ट्रेंथ के आधार पर तुम अभी एडवांस मिस्ट्री लेवल का फार्मासिस्ट हो, लेकिन तुम फिर भी पैसों से लैग कैसे कर सकते हो, तुम तो फार्मासिस्ट कम्युनिटी पर डिसग्रेस हो। इसके बाद फेंग ऑक्शन हाउस कुछ हर्ब उस मिस्टीरियस पर्सन को अपना मास्टर बनाकर उसके नाम पर उधार लेने जा रहा होता है, लेकिन वो यांग पेंग उसे वो सभी फ्री में गिफ्ट के तौर पर दे देता है। उन्हें देखकर फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कितना हर्ब मेरे ट्रेनिंग के लिए काफी होगा। ये सोचकर वो उन्हें लेकर चला जाता है। वहीं पर ये देखकर उसकी स्टाफ कहती है क्या उसे वो सब फ्री में देना ठीक होगा। फेंग कहता है कि उनका कीमत लगभग 1 लाख गोल्ड कॉइन होगा, जो कि हमारे ऑक्शन हाउस के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो एक मिस्ट्री लेवल का फार्मासिस्ट बनेगा, इसलिए वैसे इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है। इसके बाद दिखाते हैं कि फेंग क्लैन के सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फेंग हाओ वो सब देखकर काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं अपने करंट पाथ को नहीं चुना होता तो मैं अभी भी अपना मीडियोकर लाइफ को जी रहा होता। इसलिए अब वो पूरा दुनिया घूमने के बारे में सोचता है। इसके लिए सबसे पहले वो चियांग सिटी जाने के बारे में सोचता है। इसके 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर फेंग हाओ काफी लंबे टाइम तक चलने के बाद फाइनली उसे एक टाउन दिखाई दिया होता है और वो देखते हैं कि उस छोटे से टाउन में काफी सारे लोग होते हैं और वो सभी के सभी लोग कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये देखकर उसे याद आ जाता है कि शायद वो सभी के सभी लोग रोबर्ट्स रीजन को पार करने की तैयारी कर रहे हैं। रोबर्ट्स रीजन एक लौता रास्ता है चियांग सिटी जाने के लिए। र्यूमर्स ये कहते हैं कि वहां पर काफी सारे रोबर्ट्स गैंग रहते हैं। वो लोग जिस भी मर्चेंट टीम से मिलते हैं, अगर उनका गार्ड स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होता है तो वो लोग लूट लिए जाते हैं और उन मर्चेंट का एंडिंग काफी ज्यादा मिजरेबल हो जाता है। इसलिए फेंग कोई भी खतरा ना उठाने के लिए सोचकर वो भी एक टीम को ज्वाइन करने के बारे में सोचता है। तभी उससे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि येलो वाइंड मर्सिनरी को एक और रिक्रूट की जरूरत है। उसके लिए काफी सारे लोग वहां पर जाकर साइन अप कर लिए होते हैं और फेंग भी साइन अप करने के बारे में सोचता है। वहीं पर एक बंदा टेस्ट देने जाता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से पीट जाता है और टेस्ट में फेल हो जाता है। ये देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि काफी सारे लोग साइन अप किए हैं, इसलिए उनका क्राइटेरिया बढ़ गया है। तभी फेंग हाओ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ। उसे देखकर सभी लोग उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी फेंग हाओ कहता है कि मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया है, इसलिए तुम कैसे सोच लिए कि मैं क्वालिफाई नहीं हूँ। ये सुनकर एग्जामिनर कहता है कि लगता है कि बिना रियलिटी को फेस किए तुम हार नहीं मानने वाले हो। अगर तुम मेरा 3 मूव को रजिस्ट कर लोगे तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। फेंग हाओ कहता है कि मैं 10 मूव को भी रजिस्ट करने के लिए तैयार हूँ।
ये सुनकर वो कहता है कि अब तुम मुझे बुली करने के लिए ब्लेम मत करना। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है और फैंग उसे काउंटर करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो बंदा दूर फेंका जाता है। वो अपने हाथ को देखकर सोचता है कि उस बच्चे का पावर तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिडेबल है। तभी उनका कैप्टन फैंग से कहता है कि तुम पास हो गए हो। ये बोलकर वो सोचते हैं कि इतना कम एज में ही इसका कल्टीवेशन लेवल इतना ज़्यादा हाई है और ये आने वाले खतरों से भी डर नहीं रहा है। ये एक रेयर टैलेंट है जिसे कि कम समझा नहीं जाना चाहिए। इसके बाद दिखाते हैं कि वो सभी लोग चियांग सिटी जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और कैप्टन अपने एम्प्लॉयज से कहता है कि हम लोग 100 से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर लिए हैं, इसलिए अब वो रोबर्ट्स हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। फे नाम का बुढ़ा कहता है कि अगर हम लोग सही सलामत चियांग सिटी पहुंच जाएंगे तो तुम्हें अच्छा खासा इनाम देंगे। ये देखकर फैंग सोचता है कि वो बुढ़ा कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं लग रहा है और ये मिशन भी कोई आम मिशन नहीं लग रहा है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक जगह पर रुककर कैंप कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ फैंग मीट पकाकर खाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की आ जाती है। उसे देखकर वो पूछता है कौन हो तुम। वो अपना नाम फेयर बताती है और उससे खाने के लिए मांगती है, इसलिए वो उसे खाने के लिए दे देता है। वो उसे जल्दी जल्दी खाकर कहते हैं कि मेरा पेट भर गया है। ये देखकर वो उसका मुंह साफ करने के लिए उसे टिश्यू पेपर देने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी तेज स्पीड में वही बटलर आकर उसे दूर लेकर चला जाता है और पूछता है कि आप क्या कर रही थी। वो कहते हैं कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं खाना ढूंढने गई थी। ये सुनकर वो थोड़ा सा चिंता करते हुए कहने लगा होता है कि क्या होगा अगर तुम्हें कोई उसका बात को पूरा करने से पहले ही फैंग उसका बात को काटते हुए कहता है कि मैंने उसे अपना खाना दिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। उससे देखकर वो पूछता है कौन हो तुम। फैंग कहता है कि मैं उनका टेम्परेरी मेंबर हूँ। वो फेयर को वहां से लेकर जाते हुए कहता है कि मैं जाकर उनसे पूछता हूँ कि उनके पास ऐसा कोई मेंबर है भी या फिर नहीं। वहीं पर ये देखकर फैंग सोच रहा होता है कि उसका स्पीड को देखकर लग रहा है कि जरूर वो ग्रैंड मास्टर लेवल का कल्टिवेटर होगा। उसे उतना ज़्यादा नर्वस देखकर लग रहा है जैसे कि ये मिशन फेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेयर फिर से फैंग के साथ खा रही होती है और वो बटलर को भी इन्वाइट करती है, लेकिन वो मना करने लगता है कि मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। लेकिन तभी उसका पेट आवाज़ करने लगता है। ये देखकर वो उसे ज़बरदस्ती खिलाने लगती है। वो उसे लेकर खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कुछ आवाज़ें होती है। ये सुनकर वो फैंग को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोलकर वहाँ पर देखने चला जाता है। जाकर वहाँ पर देखने पर पता चलता है कि सभी मेंबर को जहर दे दिया गया है। ये देखकर वो कहते हैं कि अगर इन्हें पॉइजन दिया गया है इसका मतलब जरूर यहाँ पर एक पॉइजन मास्टर होगा। ये बोलकर वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोलकर उन्हें ढूंढने चला जाता है। फैंग हाउस जाकर पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो हाई ग्रेड का पॉइजन नहीं है, इसलिए वो उन्हें जल्दी ठीक कर पाएगा। वहीं पर कैप्टन को दिखाते हैं जहाँ पर उसका ही मेंबर उसे धोखा दे दिया होता है। ये देखकर कैप्टन उससे पूछ रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है पैसों के लिए। ये बोलकर वो उसे मारने जाता है, लेकिन तभी बटलर फे आकर उसे बचा लेता है। ये देखकर वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। फे उसके पीछे जाने के बारे में सोचता है, लेकिन कैप्टन उसे रोक देता है और उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी वहां पर फैंग आते हुए कहता है कि मैं इस पॉइजन को क्योर कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लोग थोड़े से चौंकते हुए पूछते हैं लेकिन कैसे। फैंग बताता है क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। ये बोलकर वो उसका पॉइजन को क्योर कर देता है, जिससे उसका की भी पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर वो फैंग को काफी ज्यादा थैंक्स करने लगता है। इसके बाद वो जाकर सभी लोगों को डिटॉक्सिफाई कर देता है। ये देखकर सभी लोग उसका काफी ज्यादा थैंक्स करने लगते हैं। इसके बाद कैप्टन फैंग से एडवाइस मांगता है कि इससे डील करने का आपके पास कोई एडवाइस है क्या। फैंग उनसे कहता है कि वो लोग ये सोच लिए होंगे कि यहाँ पर सभी लोग मारे गए हैं, इसलिए इस पर वो लोग काफी कम लोगों को लेकर यहाँ पर आएंगे, इसलिए हम लोग मरने का नाटक करके उन्हें दबोच लेंगे। दूसरे सीन में युआन हुआ यानी कि उसे धोखेबाज को दिखाते हैं जो कि बॉस के पास जाता है और उसे बता देते हैं कि बटलर फे को छोड़कर सभी लोग पॉइजन हो गए हैं। ये सुनकर बॉस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे एक पिल दे देता है, लेकिन उसे खाने पर उसे पता चल जाता है कि वो एंटीडेट नहीं होता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगा होता है कि आपने ऐसा क्यों किया। बॉस कहता है कि तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मेडिसिन कुछ टाइम के लिए तुम्हारे दर्द को कम कर सकता है, जल्दी से अपने लोगों को ले जाकर उस छोटी लड़की को पकड़कर लेकर आओ। ये सुनकर युआन हिचकिचाते हुए कहता है लेकिन बटलर फे ग्रैंड मास्टर है। बॉस कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं जैकल को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ और काम कंप्लीट होने पर मैं तुम्हें सच में इस बार एंटीडोट दे दूंगा। ये सुनकर वो अपने काम पर जाने लगता है। उससे जाता हुआ देखकर बॉस कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा गार्बेज को वो प्रीशियस एंटीडोट दे दूंगा। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि वो अपने सभी लोगों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर वो लोग ये देखकर थोड़े से चौंक गए होते हैं कि बटलर के अलावा उसके साथ एक बच्चा भी होता है। लेकिन तभी वहां पर कैप्टन अपने लोगों के साथ आते हुए कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है। उससे देखकर युआन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये मरा कैसे नहीं। ये देखकर बॉस के द्वारा भेजा हुआ पर्सन जैकल युआन से कहता है कि तो ये एक जाल था। युआन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो उसे मार देता है। बटलर उससे पूछता है कि जल्दी से बताओ कि तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। जैकल कहता है कि हम लोग ऐसे ही मरने वाले हैं, इसलिए कुछ लोगों को लेकर ही जाएंगे। ये बोलकर वो सभी लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ देर के बाद वो सभी बैंडिट हार गए होते हैं और बटलर अभी भी उससे पूछ रहा होता है कि जल्दी से बता दो कि किसके कहने पर तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन जैकल सिर्फ इतने ही कहता है किसी के कहने पर नहीं, जल्दी से हमें खत्म कर दो। लेकिन उनका कोई एक्शन लेने से पहले फैंग उन्हें
रोक देता है और उसके ब्लड को देखकर कहता है कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है। ये सुनकर जैकल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है अब जबकि तुम ये भी जान गए हो तो हमें जल्दी से खत्म कर दो। फैंग उसके ब्लड को स्मेल करके पता करता है तो उसे अंदाजा लग जाता है कि वो जरूर मिस्ट्री लेवल का पॉइजन मास्टर होगा। ये जानकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि फेयर का आइडेंटिटी उतना सिंपल नहीं है जितना मैंने सोचा था। तभी फैंग उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को डिटॉक्सिफाई कर सकता हूँ। ये सुनकर सभी बैंडिट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी फैंग जैकल को थोड़ा सा हील करके पूछता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। अपने आप को थोड़ा सा हील देखकर वो अपने लाइफ को बचाने के लिए काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। फैंग कहता है कि मैं तुम्हारा लाइफ बचा सकता हूँ लेकिन उसके बदले तुम्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। और उसका यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग, इसलिए वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। वो सब जानकर वो सभी लोग उन्हें जड़ से ही खत्म करने के बारे में सोचकर उनके अड्डे पर चले जाते हैं। और जैसे ही वो लोग वहां पर जाते हैं बॉस के सभी लोग आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और बॉस जैकल को धमकाते हुए कहता लगता है कि अब तुम और जीना नहीं चाहते हो। जैकल उससे कहता है ऐसा नहीं कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ बल्कि अब तुम्हारा खेल खत्म होता है ट्रेटर। ये सुनकर वो अपने सभी लोगों को हमला करने के लिए बोलता है, इसलिए उसके सभी लोग हमला करने के लिए चले जाते हैं लेकिन जैकल ही उनके सभी लोगों को मार देता है। ये देखकर बॉस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। युआन हुआ गायब हो गया है और फिर भी पूरा का पूरा ग्रुप जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि उन्हें पॉइजन दिया गया था। कहीं इसका मतलब उनके पास एक फार्मासिस्ट तो नहीं है ना। वहीं पर जैकल अपने लोगों से कहते हैं कि मास्टर फार्मासिस्ट हमारे पॉइजन को क्योर कर सकता है, इसलिए अब हमें इस ट्रेटर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो लोग उस पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं लेकिन तभी बॉस खुद को ही पॉइजन करके अपना जान ले लेता है। ये देखकर बटलर फेक कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली लीड यहीं पर खत्म होता है और हम पता नहीं कर पाए कि इसके पीछे कौन था। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो सभी लोग फैंग को उसका जान बचाने के लिए काफी ज्यादा धन्यवाद कर रहे होते हैं और उन्हें सर्व करने के लिए भी कह रहे होते हैं। ये सब देखकर फैंग सोचता है कि मैं एक जर्नी पर निकला हूँ और इतने सारे गार्ड को लेकर कहां पर जाऊंगा। तभी उससे एक आइडिया आता है और वो उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मुझे सच में फॉलो करना चाहते हो तो तुम लोग यूलान सिटी के फैंग फैमिली के पास चले जाओ और उन्हें मेरा नाम बता देना। ऐसा करने पर वो लोग तुम्हें सेटल डाउन कर देंगे। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम लोगों को फोर्स भी नहीं करूंगा, तुम लोग जा सकते हो। इसके बाद 9 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लोग रॉबर्ट रीजन से बाहर आ गए होते हैं और कैप्टन फैंग से पूछते हैं कि आप सच में कोई भी एस्कॉर्ट नहीं लेना चाहते हैं। फैंग कहता है उसका कोई जरूरत नहीं है, मैं उनके साथ चांग सिटी जाना चाहता हूँ और तुम लोग यूलान सिटी चले जाओ, मैं फैंग फैमिली की सेफ्टी को तुम्हारे हाथों में छोड़कर जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो उसे फेयर के ओरिजिन के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो चांग सिटी की 3 ग्रेट फैमिली में से फेयर फैमिली की सबसे छोटी बेटी है। इसके एक और दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग चियांग सिटी पहुंच गए होते हैं और फैंग वहां का नजारा देखकर कह रहा होता है कि बड़ा सिटी होने का वर्दी है, हमारा यूलान सिटी तो इससे कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है। तभी फेयर उससे अपने घर चलने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं जहां पर बटलर फे कहता है कि मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया। लॉर्ड फे उसके काम को अप्रिशिएट करते हुए फैंग के बारे में पूछता है। फैंग उसे ग्रीट करता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर बटलर उसे जर्नी में जो कुछ भी हुआ होता है उसे सब कुछ बता दिया होता है। वो सब जानकर लॉर्ड कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है कि यूलान सिटी जैसा छोटा सा सिटी एक मिस्ट्री लेवल का फार्मासिस्ट को प्रोड्यूस कर दिया है। ये बोलकर वो यूलान सिटी के फैंग फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए बोलकर उन्हें राइज करने में हेल्प करने के लिए कहता है। तभी बटलर फिर उससे पूछता है और पॉइजन मास्टर वाला मैटर का क्या होगा। वो कहते हैं कि वो लोग पॉइजन मास्टर को हायर कर लिए हैं। आखिर चियांग सिटी के कितने फैमिली के पास ऐसा एबिलिटी है। पू फैमिली पहले फॉल हो गया है और सिर्फ जू फैमिली ही बचा हुआ है और वो लोग सिटी लॉर्ड के पोजीशन को हासिल करने के लिए हमसे कम्पीट करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनके लिए ये काफी दुख की बात है कि हेवन हमारे साइड में है। सिटी लॉर्ड के बैटल में मैं जू फैमिली को अपना फे फैमिली का पावर दिखा दूंगा। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि पूसी नाम का बंदा एक रहस्यमय आदमी को जाकर न्यूज बता देता है। ये सुनकर वो रहस्यमय आदमी चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम सभी के सभी लोग गार्बेज हो, तुम लोग एक बेचारी लड़की को भी पकड़ नहीं पाए। पूसी कहते हैं कि हमें लगा नहीं था कि वो लोग एक फार्मासिस्ट को हायर कर लेंगे। ये सुनकर वो रहस्यमय आदमी कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि वो फे फैमिली पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर था। आखिर वो फार्मासिस्ट हो कौन सकता है। लगता है कि चियांग सिटी कुछ टाइम के लिए कंट्रोल से बाहर चला गया है। इतना बोलकर वो उसे ज्यू फैमिली और फे फैमिली में दरार को बढ़ावा देने के लिए बोलकर सिटी लॉर्ड के पोजीशन को जीतने के लिए कहता है और वहां से जाते हुए कहता है कि जब टाइम आ जाएगा तब मैं सीनियर से बात करके तुम्हें टेंपल को ज्वाइन करने के लिए बोलूंगा। टेंपल के बारे में सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है। अगले सीन में फैंग हाउ को दिखाते हैं जहां पर वो 3 साल वाला सपना देख रहा होता है। वो देखकर वो जल्दी से उठ जाता है और ड्रेस पहनते हुए कहने लगा होता है कि मेरे पास टाइम बर्बाद करने के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि उसका नॉन विंग मार्शल स्टेट या फिर वॉइड मार्शल स्टेट उसके कंट्रोल से बाहर होने लगा होता है। ये देखकर वो मेडिटेट करके उसे शांत करता है और सोचता है कि मुझे जल्दी से मेरे यांजू स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं अपने यांजू स्किल को येलो ग्रेड में प्रमोट नहीं कर पाऊंगा तब मेरा वॉइड मार्शल स्टेट बॉडी मेरे कंट्रोल से बाहर जाने लगेगा और इसके लिए मार्शल क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी जो कि यांजू के इवोल्यूशन को प्रमोट कर सकता है।
इसके बाद वो इस सिटी का फार्मासिस्ट गिल्ड में जाता है और गार्ड से कहता है कि मैं यहाँ पर फार्मासिस्ट का क्वालिफिकेशन लेने के लिए आया हूँ, इसलिए वो लोग उसे जाने देते हैं। और वहाँ का मास्टर उससे उसका नाम और एज पूछता है। वो सब पूछने के बाद वो उससे पूछते हैं कि तुम किस ग्रेड का टेस्ट लेने वाले हो। फैंग कुछ सोचते हुए कहता है येलो ग्रेड हाई रैंक का। इसके लिए वो उसे टेस्ट करता है और करके काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फैंग भी चौंकते हुए पूछता है कि क्या हो गया। वो उसे ग्रीट करके कहने लगा होता है कि आपने तो मुझे भी यानी कि शी यान को भी सरपास कर दिया है। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा शॉक्ड होकर कहता है कि आप ही चियांग सिटी के फार्मासिस्ट गिल्ड के प्रेसिडेंट एक मिस्ट्री लेवल का फार्मासिस्ट शी यांग है। इतना बोलकर वो खुश होते हुए पूछता है तो क्या इसका मतलब मैं येलो ग्रेड का हाई रैंक का लेवल को पास कर गया हूँ। शी यान अपने पसीना पोंछते हुए और ऑकवर्डली हंसते हुए कहता हाँ तुम पास कर गए हो। ये बोलकर वो सोचता है कि शायद अपने मिस्ट्री लेवल का आइडेंटिटी को अभी रिवील नहीं करना चाहता है। ये सोचकर वो 300 अलग अलग तरह के स्पिरिचुअल मेडिसिन देता है और येलो ग्रेड हाई लेवल का फार्मासिस्ट वाला ड्रेस भी दे देता है। फैंग वो सब लेकर जा ही रहा होता है कि तभी बटलर फिर आकर उसे बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें 3 मार्शल क्रिस्टल गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ। फैंग उससे कहता है कि आप मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं, जरूर आपको मुझसे कुछ काम होगा। बटलर उससे कहता है क्या तुम सिटी लॉर्ड के बैटल के बारे में सुने हो। ये बोलकर वो उसे अपने घर में ले जाकर लंच करते हुए उसे उसके बारे में बताता है कि चियांग सिटी का सिटी लॉर्ड हर 3 साल में बदलता है और सिटी लॉर्ड का सैलरी 1 मार्शल क्रिस्टल हर साल का होता है और इसके साथ साथ उसके पास 30,000 कमांडर ट्रूप का भी पावर होता है। मेरे लॉर्ड बोले हैं कि अगर आप इसमें हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं तो काम खत्म होने के बाद आपको 3 मार्शल क्रिस्टल दिया जाएगा। ये सब सुनकर फैंग सोचते हैं कि इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरी मार्शल क्रिस्टल का ही है। हालांकि 3 क्रिस्टल मेरे यांजू स्किल को येलो लेवल में प्रमोट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके यूज करने से वो कुछ दिन तक शांत रहेगा और परेशानी खड़ा नहीं करेगा। ये सोचकर वो उससे डील कर लेता है। ये सुनकर बटलर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ओरिजिनली मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता था, लेकिन ज्यू फैमिली ने येलो ग्रेड हाई रैंकिंग के फार्मासिस्ट को हायर किया है, इसलिए अगर हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे तो सिटी लॉर्ड का पोजीशन हाथ से चला जाएगा। और मेरे लॉर्ड के इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जियो फैमिली ही पिछली बार उस पॉइजन मास्टर को भेजा था। फैंग उससे पूछते हैं कि सिटी लॉर्ड का बैटल कब होगा। वो बताता है कल होगा। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पर वो कंपटीशन होने वाला होता है। वहाँ पर बहुत ही ऊपर में सिटी लॉर्ड का सील रखा होता है और नीचे में काफी सारे बीस्ट होते हैं और जो भी सबसे पहले उस सील को ले लेगा वही इस कॉम्पिटिशन को जीत जाएगा। वहीं पर नीचे दिखाते हैं जहाँ पर काफी सारे बीस्ट होते हैं और जीतने के लिए काफी तेज रफ्तार की जरूरत पड़ेगी, जो कि मिडिल और हाई रैंक के मार्शल प्रैक्टिशनर लेवल वाले के लिए काफी ज्यादा थका देने वाला काम होगा, लेकिन फार्मासिस्ट के लिए वो काफी ज्यादा आसान होगा, इसलिए वो लोग फार्मासिस्ट को हायर किए होते हैं। तभी वहां पर ज्यू फैमिली का हेड ज्यू ले आते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे फैमिली में कोई भी नहीं है जो कि कम्पीट कर सकता है, इसलिए अब तुम्हें एक आउटसाइडर को हायर करना पड़ रहा है। ये सुनकर फे बिनजी कहता है कि लिटिल ब्रदर फैंग का असिस्टेंट लेना हमारे लिए काफी ऑनर की बात है। ये सुनकर वो काफी जल्दी फैंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि हमारे ज्यू फैमिली वाले डबल पेमेंट देने के लिए तैयार है, उन्हें छोड़कर हमारी तरफ से फाइट क्यों नहीं करते हो। ये सुनकर फे बिनजी उससे कहता है क्या तुम 6 क्रिस्टल देना अफोर्ड भी कर सकते हो क्या। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है क्या 6 क्रिस्टल, वो लोग एक अनजान टीनेजर पर 3 क्रिस्टल स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर ये कोई आम बंदा नहीं होगा। ये सोचकर वो काफी ज्यादा नर्वस होते हुए कहने लगा होता हाँ मैं 6 क्रिस्टल देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर फे बिनजी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और नर्वस होने लगा होता है कि कहीं फैंग हाँ ना बोल दे, लेकिन वहीं पर फैंग उसे पोलाइटली मना करते हुए कहता है कि मैं पहले उनकी तरफ से कम्पीट करने के लिए प्रॉमिस कर चुका हूँ और मैं अपना प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकता हूँ। ये सुनकर जू ले वहां से जाते हुए कहता है कितनी दुख की बात है, लेकिन फिर भी सिटी लॉर्ड का पोजीशन हमारी होगा। तभी वहां पर मिलिट्री वाले आ जाते हैं। उन्हें देखकर बटलर बताता है कि वो यून मैंग है, चियांग सिटी आर्मी का चीफ कमांडर, वो यहाँ पर कंपटीशन को सुपरवाइज करने आया है। यून सरनेम सुनकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि यून फैमिली का इन्फ्लुएंस आर्मी में इतना ज्यादा डीप होगा, लगता है कि उनका वैल्यू किंगडम में काफी ज्यादा है। तभी यून मैंग ऊपर चढ़कर कंपटीशन स्टार्ट करने के लिए अनाउंस कर देता है और तभी सभी गेट को ओपन कर दिया जाता है और सभी लोग अपने अपने टीम के साथ एंटर कर जाते हैं। किसी का भी वेपन ले जाना अलाउ नहीं होता है, वो लोग सिर्फ अपने हाथों और फिजिकल पावर के यूज करके फाइट कर सकते हैं, जिसके कारण काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल की और फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म होगा। जिस टीम में फार्मासिस्ट नहीं होगा वो लोग ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। वहीं पर ज्यू फैमिली की टीम को दिखाते हैं जहाँ पर उनका फार्मासिस्ट उनका काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होता है, उन्हें हील कर रहा होता है और उनसे फाइट भी कर रहा होता है। ये देखकर फैंग कहता है लेकिन कितनी दुख की बात है कि तुम लोग मुझसे मिल गए हो। ये बोलकर वो अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में अपने रास्ते में आने वाले सभी बीस्ट को खत्म कर देता है और अपनी टीम के लिए रास्ता साफ करते रहता है, जिससे वो लोग सील की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जूलू काफी ज्यादा हैरानी से सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम उस टीनेजर से हार जाएंगे। ये सोचकर वो उससे पूछते हैं कि आप उस मॉन्स्टर को कहां से लेकर आ गए हैं। यून मैंग भी उसका काफी ज्यादा तारीफ करते हुए उसका ओरिजिन के बारे में पूछता है। फे वेनजी कहते हैं कि वो लिटिल ब्रदर मेरा दोस्त है और मैं काफी ज्यादा एनर्जी का यूज करके उसे इन्वाइट कर पाया हूँ। यून मैंग कहता है देखकर वो एक फार्मासिस्ट भी लग रहा है, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है। फे वेनजी कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन सेफ्टी के कारण मैं ये नहीं बता सकता हूँ। वहीं पर बैटल फील्ड में दिखाते हैं जहाँ पर फे फैमिली वाले ये कंपटीशन जीत जाते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो देखता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में 100 से ज्यादा कमेंट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, और मिलता हूँ कल इसी वक्त अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।
एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि फैंग हाउ फे फैमिली का सिटी लॉर्ड का पोजीशन जीतने में हेल्प कर दिया होता है और हेल्प करने के बाद वो डीमन बिस्ट माउंटेन कल्टीवेट करने के लिए जाने के लिए कहता है। वो लोग उसे कुछ दिन वहीं पर रुककर कल्टीवेट करने का सुझाव देते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है और उन्हें गुड बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। और वो अपना फार्मासिस्ट वाला ड्रेस पहनकर जा रहा होता है, जिससे लोगों को उसका आइडेंटिटी के बारे में पता चल जा रहा होता है। इसके बाद वो डीमन बिस्ट माउंटेन पहुंच जाता है और एक गुफा के अंदर जाकर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है और अपना सभी मार्शल क्रिस्टल को रिफाइन करके अपने स्किल को येलो लेवल में पहुंचा देता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो गुफा से बाहर निकलकर स्ट्रेच करते हुए कह रहा होता है कि लगता है कि मैं मार्शल प्रैक्टिशनर के एडवांस रैंक में पहुंच गया हूं। ये बोलकर वो शिकार करने चला जाता है और जाकर एक भालू का शिकार कर लेता है और रात को उसी को पकाकर खा रहा होता है। और तभी वहां पर उसकी मास्टर आकर उसे बताती है कि तुम्हारा अभी का फिजिक और कुछ स्पिरिट मेडिसिन के टेम्पर से तुम लो ग्रेड की ई क्रिस्टल को भी रिफाइन कर सकते हो। फैंग पूछता है वो कौन सा क्रिस्टल होता है। लाओ बताती है कि कुछ क्रिस्टल हेवन और अर्थ के एक्सट्रीम रीजन में मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के लिए फायर एट्रीब्यूट वाले ई क्रिस्टल ज्वालामुखी में मौजूद होता है। आइस एट्रीब्यूट वाले ई क्रिस्टल काफी ज्यादा ठंडे प्लेस में मौजूद होता है। फैंग और थंडर एट्रीब्यूट के बारे में पूछता है। वो बताती है कि थंडर एट्रीब्यूट वाले काफी ज्यादा प्रीशियस और काफी ज्यादा रेयर होते हैं, जो कि आसानी से नहीं मिलते हैं। अभी तुम सिर्फ लो लेवल के ई क्रिस्टल को ही रिफाइन कर सकते हो और अभी सिर्फ आइस एट्रीब्यूट वाले को ही तुम रिफाइन कर सकते हो। फैंग कहता है कि साइलम किंगडम में एक आइस सिटी है और वो काफी सालों से बर्फ के चादर से ढका हुआ है और वहां का बर्फ अभी तक पिघला नहीं है। क्या वहां पर वो वाला क्रिस्टल मिल सकता है? वो कहती है कि जो तुम बोल रहे हो उसके हिसाब से वहां पर 80% चांस है उसे होने का। ये सुनकर वो वहां पर जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी वो उसे रोकते हुए कहती है कि वो क्रिस्टल जरूर लो ग्रेड का होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बॉडी इस हालत में उसे रिफाइन कर भी पाएगा। ये बोलकर वो उसे एक स्पिरिट मेडिसिन का रेसिपी देती है और उसमें यूज किया जाने वाला हर्ब सिर्फ ठंडी जगह पर ही मिलता है और उसे चेतावनी देती है कि बिना सभी हर्ब को जमा किए रिस्क मत लेना। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो आइस सिटी में पहुंच गया होता है। उसके पास डिवाइन मेडिकल बुक होने के कारण उससे ज्यादा ठंड नहीं लग रही होती है और उसके फार्मासिस्ट वाले ड्रेस को देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि वो एक फार्मासिस्ट है और उससे काफी ज्यादा इज्जत से बात कर रहे होते हैं। वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर कोई भी फार्मासिस्ट गिल्ड होता ही नहीं है। ये देखकर वो अपने मास्टर से पूछता है कि अब हम हर्ब कहां से खरीदेंगे। ये सुनकर वो कहती है अरे इडियट, क्या मुझे ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा? यहाँ पर मेडिसिन का मार्केट प्लेस है, जाकर वहां से खरीद लो। और एक बात फिर से बता देती हूँ कि बिना सभी हर्ब को जमा किए ई क्रिस्टल को रिफाइन करने के बारे में मत सोचना। इसलिए वो जाकर कुछ मेडिसिन को खरीद लेता है और दुकानदार उसे कम दाम में दे देता है। ये देखकर फैंग कहता है कि ये तो काफी ज्यादा चीप है। वो दुकानदार कहते हैं कि आप हमारे दुकान में आए हैं, यही हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। फैंग को सभी मेडिसिनल हर्ब मिल गया होता है, सिर्फ 2 मेडिसिनल हर्ब को छोड़कर। इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए आइस फील्ड में जाने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसके मास्टर कहते हैं कि वहां पर काफी सारे मार्शल मास्टर और मार्शल स्पिरिट लेवल के बीस्ट होंगे जिन्हें तुम हरा नहीं पाओगे। ये सुनकर वो पूछता तो कि आपके पास इसको लेकर कोई सोल्यूशन है? वो एक घर का लोकेशन बताकर कहते हैं कि वहां पर एक आदमी है जिससे कि बहुत ही ज्यादा हेल्प की जरूरत है। फैंग उस घर में एंटर कर जाता है और करके पूछता है क्या यहाँ पर कोई है, और उसे वहां से काफी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का स्मेल आ रहा होता है। तभी वहां पर मौजूद पर्सन उससे कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। ये सुनकर फैंग उससे कहता है तो तुम एक फार्मासिस्ट को ऐसे ट्रीट करते हो, और कुछ स्मेल करके कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें जहर दिया गया है और वो जहर एक फायर बेस्ड पॉइजन है, इसलिए तुम यहाँ पर ठंडी जगह पर हो ताकि तुम उसे सप्रेस कर सको। और वहाँ का मेडिसिन देखकर सोचता है कि इस तरह का मेडिसिन मार्केट में नहीं मिलता है। इसका मतलब जरूर ये आइसफील्ड गया होगा और वहां से लेकर आया होगा। कहीं इसका मतलब इसके पास बाहर जाकर स्पिरिचुअल हर्ब को लाने का एबिलिटी तो नहीं है ना। वहीं पर ये सुनकर वो पर्सन उससे कहता है कि एक लिटिल येलो ग्रेड का फार्मासिस्ट होकर इतना बड़ा मुंह तुम्हारे पास है। फैंग कहता है कि ये बोलना अभी ठीक नहीं होगा कि मेरा मुंह बड़ा है या फिर नहीं है, लेकिन आपका पॉइजन मुझे इंप्रेस नहीं कर पाया है। तभी वो पर्सन अपना हाथ का कटोरा पटकते हुए अपना ऑरा से दरवाजे को बंद करने जाता है। ये देखकर फैंग एक पल के लिए डर गया होता कि कहीं ये हमला तो नहीं करने वाला है ना, लेकिन वहीं पर वो अपने ऑरा का यूज करके दरवाजा को बंद कर देता है और उससे पूछते कि किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। उसका ऑरा देखकर फैंग सोचता है कि इसका ऑरा तो फेंजी को सरपास कर रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी मार्शल स्पिरिट लेवल में पहुंच गया है और ये इतना ज्यादा ऑरा पॉइजन होने के बाद भी दिखा रहा है। ये सब सोचकर फैंग उससे कहता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये बोलकर वो उससे कहता है कि क्यों ना हम एक डील करते हैं, मैं आपका पॉइजन को क्योर कर दूंगा, उसके बदले आपको मुझे एक फेवर करना पड़ेगा। ये सुनकर वो कहता है डील, और वो भी एक येलो ग्रेड के फार्मासिस्ट से। फैंग कहता है कि मैं येलो ग्रेड से जाता हूँ। ये बोलकर वो अपना मेडिसिनल ऑरा दिखाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और हैरान होकर कहता है कि मिस्ट्री लेवल का फार्मासिस्ट। ये बोलकर वो उससे पूछता है तो क्या तुम शैडो टेम्पल को नहीं जानते हो? फैंग पूछता वो क्या है? ये सुनकर वो पूछता बताओ कैसा हेल्प तुम्हें मुझसे चाहिए, अगर मैं हुआ यून ध्यान वो करने में सक्षम हूँ तो जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसका सरनेम सुनकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि ये तो साइलम किंगडम का रॉयल सरनेम है, कहीं इसका मतलब ये रॉयल फैमिली से बिलोंग तो नहीं करता है ना। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मैं आइस फील्ड के डेप्थ में ट्रैवल करके कुछ स्पिरिचुअल मेडिसिन को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन
लेकिन जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मैं सिर्फ मार्शल प्रैक्टिशनर लेवल में हूँ, इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका हेल्प चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि अगर तुम मुझे डिटॉक्सिफाई कर दोगे तो मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को पूरा कर दूंगा। इसके बाद वो उसका पल्स को चेक करता है और चेक करके बताता है कि ये मिस्ट्री ग्रेड का हाई लेवल का पॉइजन है। ये एक स्पेशल तरह का फायर बेस्ड पॉइजन है जो कि बॉडी में एंटर करके 5 इंटरनल ऑर्गन में छुप जाता है और धीरे धीरे करके ऑर्गन को सड़ाना स्टार्ट कर देता है। आप कोल्ड मेडिसिन के यूज करके उसे काफी टाइम से सप्रेस करके रखे थे, लेकिन इससे वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए रुका था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इस हीट पॉइजन से लगभग 10 साल से सफर कर रहे होंगे। यून चियान थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। ये पूछकर वो सोचता है कि ये सिर्फ मेरे पल्स को ही चेक करके इतना कुछ बता दिया है, ये इंडिड मिस्ट्री लेवल का फार्मासिस्ट है। वहीं पर फैंग कहता है ऑफकोर्स ये सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन काफी टाइम होने से पॉइजन बोन मैरो में चला गया है, इसलिए इसे पूरी तरह से खत्म करने में लगभग 1 साल लग जाएगा। ये सुनकर वो जल्दी से फैंग के सामने बो करके कहने लगा होता है कि टाइम कोई इशू नहीं है, अगर आप इसे डिटॉक्सिफाई कर देंगे तो मेरे ऊपर आपका एहसान रहेगा और मैं इसे अपने पूरे लाइफ में कभी भी नहीं भूलूंगा। इसके बाद दिखाते हैं कि वो इसे हील करना स्टार्ट कर देता है और वो उसे आधे घंटे तक हील करते रहता है और सोचते हैं कि इसका फिजिक को देखकर लग रहा है कि ये ऑलरेडी मार्शल स्पिरिट को पार करके मार्शल एंसेस्टर लेवल में पहुंच गया है। इसका जैसा बॉडी गार्ड होने के कारण अब मुझे कोई डर नहीं होगा। इतना सोचकर वो इसे हील करके पूछते हैं कि अब आपको कैसा लग रहा है। वो खुद को फील करके कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही मिनट में इतना जल्दी इरेडिकेट हो गया है, अब मुझे पहले से काफी अच्छा लग रहा है। ये बोलकर वो उसे देखकर सोचते हैं कि मिस्ट्री लेवल का फार्मासिस्ट है और मार्शल प्रैक्टिशनर लेवल में भी पहुंच गया है और सिर्फ ये 13 साल का ही बच्चा है। यहाँ तक कि रॉयल कैपिटल में भी ये सिर्फ जीनियस ही कर पाते हैं, लेकिन उतना छोटा टाउन में ये करके दिखा दिया है, ये अभी भी बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लोग आइस फील्ड में जा रहे होते हैं और तभी एक स्नो एप हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन यून चियन उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है और उसे कलेक्ट करने के लिए कहता है। फैंग उसे कलेक्ट करते हुए कहता है कि ये हमारे रास्ते में पड़ने वाला 38वां स्नो एप है। तभी उन दोनों को थोड़ा सा ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर वो कहता है कि मुझे डिवाइन मेडिकल बुक प्रोटेक्ट कर रहा है और यून चियन को उसका मार्शल एंसेस्टर वाला बॉडी, लेकिन फिर भी हम लोगों को ठंडा क्यों लगने लगा है। उसकी मास्टर बताते हैं कि ई क्रिस्टल इवॉल्व हो गया है, इसलिए ठंड बढ़ गया है। ये सुनकर फैंग हैरानी से कहता है तो क्या अब मैं उसे रिफाइन कर पाऊंगा। वो कहते हैं कि तुम्हारे बॉडी में मेडिसिनल किंग लोटस के होने के कारण तुम मुझसे थोड़ा सा फाइट कर ही लोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ हर्बों को चेंज करना पड़ेगा। ये सुनकर वो पूछता है क्या क्या चेंज करना होगा। वो उससे कहते हैं कि तुम जैसे बताए थे यहाँ की सिचुएशन उससे काफी ज्यादा खतरनाक है और अब मुझे नहीं लगता कि लोटस किंग का मेडिकल प्रॉपर्टी उसे सप्रेस कर पाएगा, इसलिए तुम्हें कुछ और सप्लीमेंट्री स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अब तुम्हें उन्हें प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं उन मेडिसिनल को इस आइस फील्ड में कहाँ पर ढूंढूंगा। ये सोचकर वो यूनचियान से कहता है कि मुझे दूसरे सिटी में जाकर कुछ मेडिसिनल हर्ब को खरीदना पड़ेगा और फिर से वापस आना पड़ेगा। ये सुनकर यूनचियान कहता है कहीं इसका मतलब आप ई क्रिस्टल को रिफाइन करना तो नहीं चाहते हैं ना। ये सुनकर वो उससे पूछता है कि आप भी ई क्रिस्टल के बारे में जानते हैं। वो कहता है कि मैं इस आइस फील्ड में पिछले 10 साल से हूँ और ये मेरा लाइफ का बर्बादी होगा अगर मैं उसे ना देख पाऊंगा तो। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि आपको किस तरह का मेडिसिनल हर्ब चाहिए। फैंग उसे बता देता है। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें इबाराकी का 5 सिटी में जाना पड़ेगा। ये सुनकर फैंग कहता है लगता है कि हमें वहां पर ट्रैवल करना पड़ेगा, इसलिए अगर आप रास्ता दिखा देंगे तो काफी अच्छा होगा। ये सुनकर वो फैंग को लेकर उड़ने लगता है और कहता है कि चलते रहने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए उड़कर चलते हैं। वो अपने पीठ में की का यूज करके 2 पंख को क्रिएट कर लिया होता है और उसी से उड़कर वो लोग जा रहे होते हैं और सिर्फ मार्शल एंसेस्टर लेवल वाले ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि 2 सिटी में छानबीन करने पर फैंग को ज्यादा कुछ नहीं मिला होता है और उनका अगला सिटी गुशी सिटी होता है। गुशी सिटी का नाम सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। उसका वैसा रिएक्शन देखकर यूनचियान पूछता है कि क्या आप गुशी सिटी के बारे में जानते हैं। फैंग कहता है हाँ मैं वहां पर 2 बार गया हूँ, मेरी मम्मी का फैमिली क्योंग फैमिली है जो कि उसी सिटी में रहते हैं। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें उनसे जाकर मिलना पड़ेगा। ये बोलकर वो लोग जाने लगते हैं और फैंग सोच रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ग्रैंडफा कैसे होंगे और लिंगियर वो भी ग्रोन अप हो गई होगी। इसके बाद गुस्से सिटी को दिखाते हैं जहाँ पर वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है कि वहां पर काफी ज्यादा सन्नाटा होता है। वो सब देखकर फैंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी वो अपने घर में जाता है जहाँ का दरवाजा बंद होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। ये देखकर वो दरवाजा पीटने लगता है और कहता है कि ये मैं हूँ और तभी दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और फैंग हाउ पर तीर से हमला कर दिया जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। जैन उसे बचा लेता है और सैनिक को बाहर खींचकर निकाल देता है। ये देखकर बाकी के सैनिक भी हमला करने लगते हैं, लेकिन यून चियन उन सभी लोगों को एक ही बार में हरा देता है और तभी एक पर्सन उस पर शॉर्ट से हमला करने जाता है, लेकिन फैंग उसे रोक देता है और उनसे कहता है कि मैं हूँ क्योंगसू का बेटा। उसे देखकर उसका ग्रैंडपा उसे गले से लगा लेते हैं। फैंग
फैंग उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो उन लोगों को अपने घर में लेकर आता है और यूनथियान के बारे में पूछता है। फैंग उन्हें उसका नाम बता देता है। उसका नाम सुनकर मिस्टर क्योंग थोड़े से चौंक जाते हैं और चौंकते हुए सोचते हैं कि ये सरनेम सबके लिए नहीं होता है। फैंग इतना कम एज में येलो ग्रेड का फार्मासिस्ट बन गया है और वो हुआ फैमिली के साथ भी इतना करीब है। तभी एक सैनिक आकर बताता है कि वो लोग आ रहे हैं। ये सुनकर फैंग कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि कौन लोग आ रहे हैं। वहीं पर वो सभी लोग बाहर देखने चले जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए होते हैं और उनमें से एक बंदा कहना स्टार्ट करता है कि आज हम यहाँ पर मास्टर क्योंग को यंग मास्टर शू के वेडिंग में मास्टर शू के ऑर्डर पर इन्वाइट करने आए हैं। ये सुनकर फैंग सोचता है शादी, अगर शादी है भी तो ज़बरदस्ती वहाँ पर लेकर जाने की क्या ज़रूरत है। वहीं पर मास्टर क्योंग चिल्लाने लगे होते हैं कि ये तो सरासर बुलिंग है। ये सुनकर वो बंदा कहते हैं कि मास्टर क्योंग आप बुढ़े के साथ साथ कन्फ्यूज भी होते जा रहे हैं। शू फैमिली के एल्डेस्ट बेटा और इबाराकी सिटी का लॉर्ड आपकी बेटी को फैंसी ले लिया है और उससे अपने कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहता है, जो कि आपके क्योंग फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है। और आगे कहते हैं कि तुम इसको लेकर ग्रेटफुल भी नहीं हो रहे हो और गुस्सा किसको दिखा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर शू तुम्हारी बेटी के लिए गुड इनफ नहीं है। तभी फैंग कहता है हाँ, उसका जैसा बिस्ट बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा सा चौंक जाता है और चौंकते हुए पूछता है किसने ये बोला। तभी फैंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। नहीं, लगता है कि मैंने उसे बिस्ट बोलकर बिस्ट का भी इंसल्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि मुझे तो उसे लूजर बोलना चाहिए। ये सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा होता है और कहता है कि मेरे फैमिली के अगेंस्ट जाने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है। फैंग उससे पूछता है कि तुम किस क्योंग की बेटी के बारे में बातें कर रहे हो। ये पूछकर वो उन सभी लोगों को देखकर सोचता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद है, जिनमें से कुछ ग्रैंड मार्शल मास्टर है, कुछ मार्शल मास्टर है और कुछ प्रैक्टिशनर लेवल में है। अपने पावर के आधार पर क्योंग फैमिली को खत्म करना सिर्फ पीस ऑफ केक होगा। तभी उसका ग्रैंडपा बताते हैं कि यहाँ पर लिंगियर की बात हो रही है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसके साथ बचपन में बिताए हुए पल को याद करता है जहाँ पर वो उससे शादी करने के लिए बोली होती है। ये याद करके वो काफी ज्यादा हैरानी से पूछता है कि क्या वो लोग लिंगियर को उठाकर लेकर चले गए हैं। ये पूछकर वो उस बंदा से पूछते हैं कि उसे कौन उठाकर लेकर चला गया है। वो बंदा काफी ज्यादा एरोगेंट होकर कहता तो क्या होगा अगर वो मैं हूं तो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ येलो ग्रेड का फार्मासिस्ट बनकर तुम सभी लोगों को बचा सकते हो। अब जबकि मास्टर क्योंग जाने से मना कर रहे हैं तो अब तुम हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वो अपने लोगों को मास्टर क्योंग को खींचकर लेकर जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर उसके सभी लोग तैयार होने लगे होते हैं। ये देखकर फैंग यूनथियान का हेल्प मांगता है। ये सुनकर वो कहता है कि ये तो सिर्फ मेरे लिए एक उंगली का ही काम है। ये बोलकर वो कुछ ही सेकंड में उसके सभी लोगों को खत्म कर देता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और वहीं पर फैंग उससे पूछता है कि वो पर्सन कहाँ पर है। वो बंदा अभी भी उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, लेकिन उसका बात पूरा करने से पहले ही यूनथियान उसके पैर पर हमला कर देता है। ये देखकर वो बंदा डर के मारे उसे सब कुछ बताने स्टार्ट कर देता है कि वो लोग इबाराकी के शू मेंशन में है। ये बोलकर वो सब कुछ बता देते हैं कि यंग मास्टर शू एक दिन गुशी सिटी से जा रहे थे और उसका नजर उस लड़की पर चला गया था, इसलिए वो उसे जबरदस्ती लेकर चले गए। ये सुनकर फैंग पूछता तो क्या वो उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा है ना। वो कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और वो स्पेशली मुझे इंस्ट्रक्ट किया है मास्टर क्योंग को खींचकर लेकर आने के लिए। इतना बताकर वो डरते हुए पूछता है तो क्या अब मैं जा सकता हूँ ना। लेकिन यूनथियान उसका भी काम तमाम कर देता है और उससे पूछता है तो क्या अब हम लोग इबाराकी जाने वाले हैं। फैंग कहता है ऑफ कोर्स हम लोग जाने वाले हैं। इसके बाद उस सिटी के बारे में बताया जाता है कि वो सिटी किंगडम के साउथ वेस्ट एरिया में लोकेटेड है और वहाँ पर 3 ग्रेट फैमिली है और तीनों के पास मार्शल स्पिरिट लेवल का पावर हाउस है और उनमें से सबसे ताकतवर फैमिली शू फैमिली है क्योंकि उनके पास 3 मार्शल स्पिरिट का पावर हाउस है और वही लोग डेकर्स से सिटी लॉर्ड का पोजीशन को हथियाए हुए हैं। तभी मास्टर क्योंग फैंग से कहते हैं कि अपना ख्याल रखना, शू फैमिली मिलिट्री को अपने हाथ में रखा हुआ है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो दोनों इबाराकी सिटी पहुंच गए होते हैं और यूनथियान ऑब्जर्व करके बताता है कि यहाँ का 70% शॉप पर शू फैमिली का साइन बोर्ड लगा हुआ है और बाकी का 2 फैमिली को मिलाकर 30% शॉप कवर कर रहा है। शू फैमिली ऑलरेडी डेकर्स से सिटी लॉर्ड का पोजीशन को हथियाए हुआ है और किंगडम के सैलरी से मार्शल क्रिस्टल पर डिपेंड होकर कुछ मार्शल स्पिरिट लेवल वाले को ट्रेन करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये सुनकर फैंग कहता है क्या डिकट से, लेकिन किंगडम ऐसा कुछ कैसा अलाउ कर सकता है। ये बोलकर वो सोचता है कि ये किंगडम का सबसे बड़ा टैबू है, इसीलिए सभी जगह पर 3 फैमिली होता है, लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी तक किंगडम नोटिस क्यों नहीं कर पाया है। यूनथियान उससे कहते हैं कि उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले रहने की जगह ढूंढते हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक घर को रेंट ले लिए होते हैं और फैंग उसे हील कर रहा होता है और यूनथियान उससे कहते हैं कि आपका स्ट्रेंथ तो सच में काफी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए मेरे हिसाब से आप मिस्ट्री ग्रेड का हाई लेवल का फार्मासिस्ट होंगे। फैंग कहता हाँ आप बिल्कुल सही गेस किए हैं। ये बोलकर वो सोचते हैं कि रेड लोटस किंग के कारण अब मैं लगभग अर्थ ग्रेड में पहुंच गया हूँ। तभी यूनथियान उससे पूछते कि कहीं आपके पास वॉइड मार्शल बॉडी तो नहीं है ना। अगर ऐसी बात है तो मुझे डर है कि साइलम किंगडम में काफी कम ही लोग आपसे कम्पीट कर पाएंगे। ये सुनकर फैंग सोचते कि लगता है कि उन्हें चिंता हो रही है कि फ्यूचर में मैं साइलम किंगडम से लॉयल रहूंगा या फिर नहीं रहूंगा। ये सोचकर वो उससे कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा साइलम किंगडम का ही पार्ट रहूंगा। ये सुनकर वो उसके सामने बो करते हुए कहता है कि आपके जैसा मास्टर हमारे किंगडम में होना हमारे लिए बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग की बात है। फैंग उससे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ काफी से सीक्रेट रखेंगे।
इसके बाद अगले सीन में शू फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पर शू फैमिली का पैट्रियट से शैडो टेम्पल से कोई मिलने आया होता है और वो उससे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, तुम ऑलरेडी हमारे टेम्पल के मेंबर बन गए हो और इस बार मैं यहाँ पर तुम्हें रिवॉर्ड देने आया हूँ। ये बोलकर वो उसे 10 मार्शल क्रिस्टल दे देता है। उतना सारा क्रिस्टल को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद कहने लगा होता है। वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि अगर तुम टेम्पल को सिंसियरली सर्व करोगे तो टेम्पल तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट नहीं करेगा। इतना बोलकर वो यहाँ का सिचुएशन पूछता है। शू यू बताना स्टार्ट करते हैं कि आर्मी 30,000 से ग्रो होकर 50,000 हो गया है और सभी की पोजीशन पर हमारा फैमिली का एडवाइजर है। वो सभी 50,000 लोग सिर्फ हमारे फैमिली के ऑर्डर का पालन करेंगे, ना कि किंगडम को रॉयल फैमिली का। ये सुनकर वो रहस्यमय पर्सन उसका तारीफ करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 2 और काम देने के लिए आया हूँ। ये बोलकर वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे बेटा का शादी होने वाला है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन और वेडिंग फीस्ट के लिए टेम्पल चाहते हैं कि आप इबाराकी के सभी फैमिली को इन्वाइट करें, बड़े छोटे सभी को इन्वाइट करना है आपको और उनके खाने में पॉइजन को मिला दीजिए। और उसे एक और पॉइजन का बोतल देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो उन्हें ये भी दे सकते हो, तुम्हें उनके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक दिन के बाद वो लोग टपक जाएंगे और तुम्हें इसको लेकर भी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइजन से यहाँ तक कि मार्शल एंसेस्टर भी बच नहीं पाएगा और साइलम किंगडम में कोई भी इस पॉइजन को क्योर नहीं कर सकता है। इतना बोलकर वो उसे दूसरा चीज के बारे में बताता है कि क्या तुम चियांग सिटी के पू फैमिली के बारे में सुने हो? अभी टेम्पल दूसरे लोगों को दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं कर सकता है और तुम्हारे शू फैमिली के पास ऑलरेडी 3 मार्शल स्पिरिट लेवल का पावर हाउस है, इसलिए टेम्पल का ऑर्डर ये है कि एक मार्शल स्पिरिट को चियांग सिटी में पू फैमिली को रीइंफोर्स करने के लिए भेज दो। ये सुनकर वो एक पल के लिए हिचकिचाता है लेकिन शादी के बाद भेजने के लिए मान जाता है। ये सुनकर वो मिस्टीरियस पर्सन ये बोलते हुए चला जाता है कि ये काम अच्छे से करना और 3 साल के बाद तुम्हें डबल रिवॉर्ड दिया जाएगा। उसके जाने के बाद वो अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहता है कि तुम लोग सुन ही लिए होगा कि शैडो टेम्पल वाले क्या बोला है, इसलिए तुम दोनों बताओ कि हमें वो दोनों चीजें करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए। इसका जवाब देते हुए एक बंदा कहता है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं मार्शल एंसेस्टर लेवल में कब ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। पैट्रियट कहता है कि उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे मार्शल स्पिरिट का हाई रैंक में पहुंचने में 5 साल लग गया था और नॉर्मली एंसेस्टर लेवल में पहुंचने में 20 साल लग जाएगा, लेकिन जितना मार्शल क्रिस्टल अभी हमें मिल रहा है उससे ये काम आधे टाइम में ही हो जाएगा। ये सुनकर दूसरा कहता है कि 100 सालों का एनोनिमिटी के बाद फाइनली हान फैमिली एक मार्शल एंसेस्टर लेवल के एक्सपर्ट को प्रोड्यूस किया है। हुआ फैमिली हान फैमिली के किंगडम को काफी 100 सालों सपना बनाकर रखा था, अब वक्त आ गया कि उसे लौटा दिया जाए। पैट्रियट कहता है कि जीत से पहले जीत की खुशी मत मनाओ, मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकता हूँ और बिना मार्शल एंसेस्टर लेवल में पहुंचे तुम दोनों को रैशली एक्ट करना अलाउ नहीं है। वो कहते हैं कि हम समझ गए हैं, वैसे भी अभी हमें उन शैडो टेम्पल वालों के पावर का यूज करके हुआ फैमिली से भी फाइट करना है। पैट्रियट कहता तो ये कैसा होगा, शू हुन के वेडिंग के टाइम में शू होंग तुम चियांग सिटी चले जाओ और फाइट करके वू फैमिली को अपने कब्जे में ले लो। इसके लिए उसका बेटा मान जाता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे घोड़ा गाड़ी जा रहे होते हैं। वो सब देखकर फ्रैंक पूछते हैं इतना सारा सब कहाँ पे जा रहा है। एक पर्सन बताता है क्या तुम्हें नहीं पता कि शू फैमिली के एल्डेस्ट बेटा का 3 दिन के बाद शादी होने वाला है और उन लोगों ने सभी लोगों को इनवाइट कर दिया है। ये सुनकर फ्रैंक कहता है कि शू फैमिली काफी बड़ा मूव चलने वाला है, मुझे तो डर है कि ये सिर्फ शादी के लिए नहीं है। यूनचियन कहता हाँ, वो लोग ऑलरेडी इबाराकी सिटी को डोमिनेट करने का प्लान बना रहे हैं। फ्रैंक पूछता है गुदू और सी फैमिली का क्या हुआ, वो लोग कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। जुनचियन कहते हैं कि वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेगा, चलो चलकर पता कर ही लेते हैं। इसके बाद दू फैमिली को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों फैमिली वाले मीटिंग कर रहे होते हैं। दू फैमिली का पैट्रियट कहता है लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर यूनचियन आकर उन लोगों पर हमला करके उन्हें जख्मी कर देता है और करके पूछता है तो क्या तुम ही दू फैमिली के हेड हो। दू फैमिली के हेड हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों से तो 3 दिन का भी इंतजार नहीं हो रहा है। यूनचियन कहता है कि अगर मैं सच में शू फैमिली का मेंबर होता तो तुम अभी तक ये सब बोलने के लिए बचते ही नहीं। ये बोलकर वो फैंग को बुलाता है। फैंग आकर उन लोगों को हील करना स्टार्ट कर देता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग। और वो लोग उसके तरीके को देखकर समझ जाते हैं कि वो मिस्ट्री ग्रेड का फार्मासिस्ट है। उनका पावर देखकर वो लोग काफी ज्यादा पोलाइटली पूछने लगे होते हैं कि हमारे हम्बल रेसिडेंस में आपका आने का क्या पर्पस है। फैंग कहता है कि आप लोगों को इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि जबकि आप लोगों को पता ही है कि शू फैमिली इबाराकी सिटी को डोमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक साथ मिलकर उस पर काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। दू फैमिली का फैमिली हेड दू फैंग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम दोनों हाथ मिलाना नहीं चाहते हैं, बल्कि बात यह है कि हम दोनों एक साथ मिलकर भी उसे हरा नहीं पाएंगे। यूनचियन चौंकते हुए पूछता है क्या शू फैमिली सच में इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो बताते हैं कि उनके पास ऑलरेडी 3 मार्शल स्पिरिट के लेवल का वॉरियर है और शू यून, शू होंग और पैट्रियट शू यू ऑलरेडी मार्शल स्पिरिट के पीक पर पहुंच गए हैं और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर आगे बताते हैं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि उन लोगों ने पूरे मिलिट्री को भी अपने अंदर में ले लिया है और कुछ ही सालों में उनका संख्या को बढ़ाकर 60,000 तक पहुंचा दिए हैं। तो अब आप ही लोग बताइए कि हम लोग उनसे फाइट कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर यूनचियन कहते हैं कि शू फैमिली के पास सच में काफी ज्यादा हिम्मत आ गया है। ये बोलकर वो उसे प्रिंस ऑर्डर का टोकन देते हुए कहता है कि तुम जाकर सी फैमिली के हेड को बुलाकर लेकर आओ, मेरे पास तुम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट काम है। प्रिंस के टोकन को देखकर दू फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे बुलावा भेज देता है। इसके कुछ देर के बाद सी फैमिली का पैट्रियट आकर उन्हें ग्रीट करता है। यूनचियन उसे खड़े होने के लिए बोलकर कहता है कि लगता है कि इबाराकी सिटी का पूरा ट्रूप्स को शू
शू फैमिली ने अपने कब्जे में कर लिया है, इसलिए शू फैमिली को एलिमिनेट करने से पहले हमें सबसे पहले आर्मी से डील करना पड़ेगा। ये बोलकर वो उनसे पूछते कि क्या तुम दोनों इबाराकी आर्मी के सभी जनरल को मेरा प्रिंस ऑर्डर का यूज करके एक ही दिन में अपने लोगों से रिप्लेस कर सकते हो क्या? ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों अपने रेंटल हाउस में चले गए होते हैं और फैंग उसे हील करते हुए पूछता है कि आप अभी अपने पूरे स्ट्रेंथ में नहीं है क्या? यूनतियान कहता है हाँ, बॉडी का हीट पॉइजन को सप्रेस करने की जरूरत पड़ता है उस एनर्जी से, लेकिन आपके ट्रीटमेंट से अब मैं मार्शल स्पिरिट का पीक लेवल जितना पावर का यूज कर सकता हूँ। ये सुनकर फैंग सोचता है कि इसका मतलब ये शू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के बराबर है, इसलिए हमारा जीतने का कोई चांस है ही नहीं। अगर शू फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो मुझे डर है कि जब टाइम आएगा तो क्योंग फैमिली। इतना सोचकर वो उससे कहते हैं कि अगर उस पॉइजन को सिर्फ सप्रेस करने की बात है तो ये बोलकर वो लोटस मेडिसिन किंग को उसे बीज दे देता है। मेडिसिन किंग को देखकर यूनतियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है क्या मैं जो सोच रहा हूँ ये वही है ना? फैंग कहता है हाँ आप बिल्कुल सही गेस किए हैं। यूनतियान कहते हैं कि इससे तो अब मुझे मेरे एनर्जी को पॉइजन को सप्रेस करने में बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतना वैल्यूएबल आइटम देने के लिए वो उसे थैंक्स कहता है और आगे कहता है कि कल वेडिंग में एक गुड शो देखने के लिए तैयार हो जाइएगा। फैंग कहता है लेकिन क्योंग फैमिली तो अभी तक आया ही नहीं है, क्या वो लोग अपनी इज्जत का केयर नहीं करते हैं क्या? यूनतियान कहते हैं कि इस पॉइंट पर क्या आपको लगता है कि शू फैमिली वाले क्योंग फैमिली का केयर करेंगे? ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है कि क्या होगा अगर लिंगर खतरे में पड़ गई तो? यूनतियान सोते हुए कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं उस लड़की को बचाने में आपका हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसका ग्रैंड वेडिंग स्टार्ट होने वाला होता है और वहीं पर लिंगियर को दिखाते हैं जो कि खुद को मारने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर शू हुन आकर उसे रोकते हुए कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो? उसे देखकर वो उसे धमकाते हुए कहते हैं कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुमसे शादी करने के लिए कभी भी नहीं तैयार होंगी। ये सुनकर शू हुन काफी ज्यादा एरोगेंट होकर कहते हैं कि ज्यादा सेमलेस मत बनो, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारा फैमिली का फेट तुम पर डिपेंड करता है, ये शादी तो होकर ही रहेगा, तुम चाहो या फिर ना चाहो, बाद में मुझे वार्निंग ना देने के लिए ब्लेम मत करना। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। ये देखकर वो चाकू को छोड़कर रोने लगती है। इसके बाद हॉल को दिखाते हैं जहाँ पर सभी गेस्ट आकर सिटी लॉर्ड को कांग्रेचुलेशन करना स्टार्ट कर दिए होते हैं और तभी एक सर्वेंट आकर लॉर्ड को बताता है कि सी और दो फैमिली के हेड आ गए हैं। ये सुनकर वो उन लोगों को अंदर आने के लिए इनवाइट भेजता है, इसलिए उन लोगों को इनवाइट कर दिया जाता है। उनके साथ दो और लोगों को आता देखकर और कोई भी गिफ्ट ना देकर वहां पर ऑकवर्ड साइलेंस हो गया होता है। ये देखकर लॉर्ड उनका वेलकम करते हुए सोचता है कि कोई भी कांग्रेचुलेटरी गिफ्ट नहीं लाया है और उसके साथ साथ दो फालतू के लोगों को भी लेकर आ गया है, क्या ये लोग मुझे जानबूझकर एम्बैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? वहीं पर वो दोनों आकर उसे कांग्रेचुलेशन बोलकर मॉक करते हुए कहते हैं कि कितनी दुख की बात है कि हम दोनों फैमिली इतना ज्यादा गरीब है कि गिफ्ट को भी खरीदने का पैसा हमारे पास नहीं था। मैं आशा करता हूँ कि लॉर्ड इस इशू को ज्यादा ना खींचे। वहीं पर वो अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है नहीं नहीं, आप लोग आ गए हैं वही हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। ये बोलकर वो उन्हें बैठने के लिए इन्वाइट करते हुए सोचता है कि ज्यादा चिंता मत करो, तुम लोग बस कुछ ही देर के मेहमान हो। वो लोग जाकर बैठकर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी फैंग वाइन को स्मेल करता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर जहर है, इसलिए वो उन लोगों को ना पीने के लिए बोल देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाकी के लोग पी लेते हैं। ये देखकर शू यू काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर फैंग के टेबल पर चली जाती है जहां पर यह देखकर वो थोड़ा सा चौंक गया होता है कि वो लोग नहीं पिए हैं। तभी वहां पर न्यूलीवेड्स आने लगे होते हैं जिनका काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वेलकम हो रहा होता है। उन्हें देखकर दू और सी अपना प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं और उस वेडिंग को रोकने लगते हैं। ये देखकर शूयू चिल्लाने लगा होता है कि आखिर ये तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शी जिन कहते हैं कि आप गलत मत समझिए, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है, ये शादी तो हो सकती है लेकिन ब्राइड को बदलने की जरूरत है क्योंकि जबरदस्ती किसी से उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करना गलत है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं पर शूयू चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम अपनी कब्र क्यों खोद रहे हो। ये सुनकर चीफ कमांडर शी जिन पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन शी जिन उसी को ही पीटते हुए कहता है कि क्या इबारा की सिटी का चीफ कमांडर सिर्फ यही कर सकता है। वहीं पर ये देखकर शूयू कभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर शी जिन को इतना सारा हिम्मत मिल कहां से रहा है, कहीं उसका ताकत वो ओल्ड मैन तो नहीं है ना। जब से वो ओल्ड मैन एंटर किया है मैं उसका पावर लेवल को देख नहीं पाया हूँ। ये सोचकर वो अपने लोगों को कोई भी मूव ना चलने के लिए बोलता है। वहीं पर फैंग जाकर लिंगर से गले लगता है और वहीं पर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई होती है। वहीं पर ये देखकर शू यून चिल्ला रहा होता है कि कौन हो तुम और मेरा ब्राइड को छूने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। फैंग कहता है मैं वही हूँ जो कि इसे लेकर जाएगा। ये सुनकर वो भड़क जाता है और उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन शू यू उसे रोक देता है और उससे नाटक करते हुए पूछता है क्या इससे अच्छे कि तुम उस लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहे हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, उससे तो हम दोनों नहीं मिलकर। उसका ये बात पूरा करने से पहले वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो, चलो जल्दी से उससे माफी मांगो। ये बोलकर वो लिंगियर से माफी मांगते हुए कहते हैं कि रूड होने के लिए मुझे माफ कर देना और मैं अपने बेटे को अच्छे से सिखा नहीं पाया उसके लिए भी माफ कर देना। उसका ऐसा बर्ताव देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वहीं पर लिंगियर उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हो। वो कहता हाँ मैं तुम्हें वापस लेकर जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो घबराते हुए कहते नहीं वापस चले जाओ, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। वो उसका आंसू पोंछते हुए कहते कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता
सकता है। ये बोलकर वो लॉर्ड से पूछता है कि अब मैं इसको लेकर जा सकता हूँ। लॉर्ड कहता है हाँ ऑफकोर्स तुम उसे लेकर जा सकते हो, कल मैं खुद ही आपके घर में जाकर आपसे पर्सनली माफी मांगूंगा। तभी यून चैन उससे कहते हैं कि उसे रेस्ट करने के लिए भेज दीजिए, हम लोग आखिरी काम खत्म करके आते हैं। इसके कुछ देर के बाद उनका एक सर्वेंट आकर शोयू को बताता है कि इबाराकी सिटी का आर्मी शू मेंशन को घेर लिए हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहते हैं कि वो मेरा शू फैमिली का आर्मी है, हमारे साथ ही ऐसा कैसे कर सकता है। शी जन हंसते हुए कहते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, शाइलाम किंगडम का आर्मी कब से तुम्हारा फैमिली का आर्मी बन गया है। ये बोलकर वो उसे प्रिंस ऑर्डर का टोकन दिखाते हुए कहता है कि प्रिंस के सामने नील नहीं करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है। वो देखकर शोयू काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। वहीं पर सीजन बाकी के लोगों से कहते हैं कि क्या तुम लोग जीना नहीं चाहते हो क्या, अभी तक खड़े क्यों हो। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग झुककर प्रिंस को ग्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब देखकर शोयू सोचते कि फिर से हुआ फैमिली आ गया है, लगता है कि आज हमारा भागने का सारा रास्ता बंद हो गया है, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ये सोचकर वो सबसे कहते हैं कि जल्दी से उठ जाओ, जो वाइन तुम लोगों ने पिया था उसमें जहर था, अगर एंटीडोट नहीं लोगे तो एक दिन के अंदर में तुम सभी लोग मारे जाओगे। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि ज्यादा मत डरो। ये बोलकर वो खुद को हील करने की कोशिश करता है लेकिन मारा जाता है। ये देखकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि अब वो लोग नहीं बचेंगे। उसको मरते हुए देखकर यूनचियान सोचता है कि ये पॉइजन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मुझे दिया गया था। शैडो टेंपल वाला पॉइजन शू यू के हाथों में आ गया है, लगता है कि मेरा साइलम किंगडम को शू फैमिली की जरूरत नहीं है। वहीं पर शू यू उन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम लोगों को एंटीडोट चाहिए तो इन्हें खत्म कर दो और जो पहले मारेगा उसे सबसे पहले एंटीडोट मिलेगा। ये सुनकर काफी सारे लोग उन पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं पर मौके का फायदा उठाकर शू फैमिली वाले भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहीं पर यूनचियान सिर्फ अपना ऑरा का ही यूज करके सभी लोगों को रोक देता है और शू फैमिली के भागने से पहले ही उन लोगों पर भी हमला कर देता है। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शू फैमिली वाले का काम तमाम हो गया होता है और बाकी के फैमिली को फैंग डिटॉक्सिफाई कर दिया होता है। इसके बाद आगे क्या करना है उसका ऑर्डर वो लोग यूनचियान से मांगते हैं। यूनचियान कहते हैं कि जो लोग शू फैमिली के साथ कोलाइड किए थे वो लोग मार दिए जाएंगे और जो लोग इस रिबेलियन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे या शू फैमिली की मजबूरी में थे वो लोग तुम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तभी वहां पर एक सर्वेंट आकर उन्हें रिपोर्ट करते हैं कि शू फैमिली का एक और रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ लिया गया है। ये सुनकर वो लोग उसे देखने चले जाते हैं जहां पर वो और कोई नहीं बल्कि क्योंग फैमिली होता है। उनकी बातों को सुनकर दू और सी कहते हैं कि गुस्सी सिटी काफी ज्यादा दूर है, यहाँ पर 3 दिन में आना इम्पॉसिबल है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये लोग शू फैमिली के बारे में पहले से ही जानते थे और उन्हें ज्वाइन करना चाहते थे, इसलिए वो लोग उसे जेल में डालने के बारे में कहते हैं। लेकिन तभी वहां पर यूनचियान आकर उन लोगों को रोक देता है और जल्दी से उन्हें अनटाई करने के लिए कहता है। इसके बाद उसी रेंटल हाउस को दिखाते हैं जहाँ पर लिंगियर सो रही होती है और फैंग उसका कैरेस कर रहा होता है। तभी वहां पर उसके ग्रैंडफा आते हैं और लिंगियर से कहते हैं कि हम तुम्हें वापस ले जाने आए हैं। ये सब देखकर फैंग सोच रहा होता है कि अगर मैं वो यूनचियान से नहीं मिला होता और मेडिसिन ढूंढने के लिए इबाराकी नहीं आता तो मैं तो क्योंग फैमिली का फेट को भी इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। इस बार यूनचियान का सपोर्ट के कारण सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन 1 साल के बाद जब यूनचियान का सपोर्ट मेरे पास नहीं रहेगा तब क्या होगा। स्ट्रेंथ, मुझे और ज्यादा ताकत चाहिए और मैं जल्द ही उस ई क्रिस्टल को भी ले लूंगा। और उसका यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। इस वीडियो में 100 कमेंट का टारगेट रखता हूँ, देखते हैं कि आप लोग पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो मिलता हूँ कल इसी वक्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।